अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि जब तुम लोगों में फ़ैसला करो तो इंसाफ के साथ फ़ैसला करो। बेशक अल्लाह ताला तुम्हें क्या ही खूब नसीहत फरमाता है। बेशक अल्लाह ताला देखने वाला है, सुनने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, आप सबको बड़ी अदब के साथ जी वही कहने लगा था। मानुअल अतर साहब आप रेर करें। हमारी मदद खुदावंद के नाम से है जिसने आसमान और ज़मीन को। जी, बड़े अदब तराम के साथ आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने ये मुमकिन किया आज की हमारी इस मीटिंग को जो है वो होने को पाई। और अपनी क़ियादत के शुक्रगुज़ार हैं मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहबा के, और इसी तरह स्पीकर पंजाब असम्बली जो हैं उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरह उन्होंने पंजाब असम्बली में ये तरीक़ रकम की कि जो स्टैंडिंग कमेटी हैं उनको बाख्तियार बनाया। तो आज हमारी ये पहली मीटिंग है, तो आप सब की तशरीफ़ आवरी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम सब पे ये लाजम भी है कि जो कमेटी हमारे पास है ह्यूमन राइट की, कि हम सब इसी तरह इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझें और उन पिछे हुए लोगों के लिए, उस तबके के लिए हम काम कर सकें, आवाज़ बन सकें। और आप सभी, मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि तमाम जो मेंबर हैं वो सभी चेयरमैन अपने आप को समझें, क्योंकि आप सभी लोग हमसे सीनियर हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका हर बात पे मान रखा जाए। तो आप सब की आमद का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। जी जनाब डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल है एक फॉर्मल से इंट्रोडक्शन तमाम कमेटी का और अफसरान का हो जाए, उसके बाद हम जो हमारी एजेंडा आइटम है आज की ब्रीफिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड मिनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट, उसकी जानिब बढ़ेंगे। जी प्लीज़ एमिनेंट सर। जी रज़ीउल्लाह खान PP 226 लोधरा। सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट अली बहादुर काजी। राइट्स इंचार्ज ह्यूमन राइट्स सेल। अस्सलाम वालेकुम जी, मियां उमर हयात डिप्टी सेक्रेटरी मिनॉरिटीज़। हनीफ एडवोकेट MPA PP 17 रावलपिंडी। जुल्फ़िकार अली शाह MPA PP 96 चनियोट। खिज़र मज़ारी MPA PP 297 राजमपुर। फैसल बिलाल बुटर एडिशनल सेक्रेटरी टू कमेटी। जी सेक्रेटरी साहब, मिनिस्टर साहब को और पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब को भी ये इन्फॉर्म किया गया था। तो जितनी भी कमेटियां देखते हैं हम उनमें तकरीबन सभी मिनिस्टर मौजूद होते हैं। तो मिनिस्टर साहब या पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब क्यों नहीं तशरीफ़ लाए? सर मिनिस्टर साहब से कैबिनेट की मीटिंग में सर। जी, तो पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब सोनिया अशर साहब सर वो पाकिस्तान से बाहर गई हुई थी, अब मेरे ख्याल वापस आ गई हैं। वो अमेरिका की विजिट, वो तो काफ़ी पुरानी बात हो गई है। हाँ, तो उसके बाद कोई उन्होंने सच डिपार्टमेंट में नहीं आई उसके बाद। अच्छा अच्छा, चले जी करें शुरू आप जनाब सेक्रेटरी साहब। जी जी चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुक्रगुजार हैं जो पार्लिमानी कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स के कि उसने स्टैंडिंग कमेटी ने आज जो है इस अहम सेशन का इनेकाद किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब की जो एक कलेक्टिव विजडम है उसकी वजह से डिपार्टमेंट जो है उसकी वर्किंग को मज़ीद हम लोग बेहतर कर सकेंगे। और आपकी रहनुमाई से हम चल के जो चीज़ें हैं, जो मुख्तलिफ जो इनिशिएटिव्स चल रहे हैं CM के, उनको बेहतर तौर पे आगे लेके चल सकेंगे और उसके साथ ही साथ नए इनिशिएटिव्स भी स्टार्ट कर सकेंगे। ये बेसिकली आज का जो मकसद है वो एक तो ये था कि डिपार्टमेंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराना, जो मेजर इनिशिएटिव्स चल रहे हैं उनको आपसे शेयर करना और फ्यूचर के जो मज़ीद रहनुमाई है वो आप लोगों से हासिल करना। नेक्स्ट स्लाइड पर आज। अच्छा, ये थोड़ा सा डाटा है क्योंकि जो मिनॉरिटी के हमारे MPs हैं उनको तो इसका पता है, लेकिन जो दीगर ऑनरेबल हमारे मेंबरान हैं उनके लिए ज़ाहिर है कि मिनॉरिटी एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट भी इस टाइम इनिशिएटिव है CM का।
उन्होंने अपनी पहली मीटिंग में कहा था प्रोविंशियल असेंबली में कि माइनॉरिटीज़ हमारे सर का ताज हैं, और उसके साथ ही साथ उन्होंने बहुत से इनिशिएटिव्स का आगाज़ किया। तो जो बेसिक डाटा है माइनॉरिटीज़ का वो कुछ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और इसमें ये है कि जो लेटेस्ट सेंसस हुआ है 2023 का, उसके मुताबिक जो माइनॉरिटीज़ की टोटल तादाद है वो तकरीबन 28 से 29 लाख बन जाती है, 2.87 मिलियन, और ये आबादी का पंजाब की 2.25% है। नेक्स्ट, मिनॉरिटीज़ में जो सबसे बड़ी हमारी मिनॉरिटी है वो क्रिश्चियंस कम्युनिटी है, मसीही बरादरी जो है, और तकरीबन 2.5 मिलियन 25 लाख जो हैं ये सेंसस के मुताबिक जो है उनकी इस टाइम तादाद है। उसके बाद हिंदू कम्युनिटी है वो तकरीबन 2.5 लाख है, और सिख कम्युनिटी तकरीबन 5.5 लाख है, और कुछ 5,500 है, और कुछ और इसके अलावा दीगर भी 5,600 तकरीबन जो है वो सिख कम्युनिटी है ऑल ओवर पंजाब। और इसके अलावा कुछ दूसरी कम्युनिटीज़ भी हैं जो अदर्स में आ जाती हैं, जिसमें कि अहमदिया है, बिहाई हैं, और पारसी, और इस तरह से उन लोगों की भी थोड़ी तादाद है। नेक्स्ट आ जाए। अच्छा, ये हम आपसे शेयर करना चाह रहे थे डिस्ट्रिक्ट वाइज, क्योंकि मोअज़्ज़ज़ मेंबरान डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हर एक को होता है कि जी हमारे डिस्ट्रिक्ट में मिनॉरिटीज़ की क्या पोजीशन है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि जो सेंसस के मुताबिक जो डिस्ट्रिक्ट वाइज ये मिनॉरिटीज़ की जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, तो जो साउथ पंजाब है उसमें ज़्यादातर जो है हिंदू कम्युनिटी वो ज़्यादा उधर जो है उसका वो है मैपिंग के हिसाब से ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी साउथ की तरफ है। बहावलपुर और भावल नगर में जैसे कि आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर जो है उनकी ज़्यादा तादाद उधर है। इसी तरह से जो हमारी जो मसीही बरादरी है क्रिश्चियन कम्युनिटी वो नॉर्दर्न पंजाब में और सेंट्रल पंजाब में ज़्यादा है। जैसा कि फैसलाबाद और गुजरांवाला में आप देख सकते हैं कि 3 लाख और 2 लाख से ज़ायद जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी है। और जो सिख कम्युनिटी है वो अटक साइड पे जो पंजा साहब है ज़्यादा ये लोग उधर हैं, और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में थोड़े बहुत इनकी तादाद है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट्स पे आ। इसी तरह से जो कसूर है और लाहौर जो है ये सबसे बड़ा हमारा जो मरकज़ है मिनॉरिटीज़ का, और लाहौर में 6 लाख से ज़ायद जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है, जिसमें इनके मुख्तलिफ़ इलाके योहनाबाद और जो दूसरे इलाके शामिल हैं। तो 6 लाख से ज़ायद इधर क्रिश्चियन कम्युनिटी है, और 2000 तकरीबन हिंदू कम्युनिटी है, और 700 के नज़दीक यहाँ पर सिख कम्युनिटी है। नेक्स्ट पे आ जाए। इसी तरह से जो रावलपिंडी, शेखुपुरा और सियालकोट ये हमारे क्रिश्चियन बरादरी के मेन मराकज़ हैं। और हिंदुओं की जो सबसे बड़ा मरकज़ है वो रहीम यार ख़ान है। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1,60,000 जो है वो हिंदू कम्युनिटी वो रहीम यार ख़ान में है। तो तकरीबन 70% जो हिंदुओं की टोटल आबादी 2.5 लाख है, तकरीबन 70% आबादी हिंदुओं की रहीम यार ख़ान में है। तो नेक्स्ट आ। अच्छा, तो ये डिस्ट्रिक्ट का इसलिए ज़रूरी है कि जो भी स्कीम स्टार्ट होती है तो हमारी कोशिश ये होती है कि पहले उन डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट की जाए जहाँ पर ज़्यादा इनकी जो है मेजॉरिटी मौजूद है, लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को भी उसमें कवर किया जाता है। अच्छा, ये डिपार्टमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है उसमें जैसे सेक्रेटरी एक एडिशनल सेक्रेटरी मैडम है हमारी, उन्होंने आना था, बेटे का उनका एक्सीडेंट हुआ तो वो इसलिए तशरीफ़ नहीं ला सकी। और बाकी डिप्टी सेक्रेटरी की 2 पोस्टें हैं हमारे पास, और कुछ सेक्शन ऑफिसरान हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता इसको मज़ीद जो है हम इसकी जो डिविजनल प्रेजेंस है उसके लिए भी वर्किंग कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ इसका एक छोटा सा सेक्रेटेरिएट ही मौजूद है, जो कि इसका ऑफिस हमारा वो लिबर्टी के साथ एक रेंटेड बिल्डिंग में जो उसमें ऑफिस चल रहा है अभी। तो नेक्स्ट आ जाए। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन जो मेन फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलफेयर ग्रांट्स हैं, ये आपसे शेयर करेंगे। पर्सनल लॉज हैं मिनॉरिटीज़ के, उसके ऊपर काम हो रहा है। मैरिज लाइसेंसेस इनको इशू किए जाते हैं। मुख्तलिफ इवेंट्स जो मिनॉरिटीज़ के आते हैं उनको स्पेशली इसमें सीएम साहिबा का बहुत इंटरेस्ट है। हर इवेंट पे उनकी कोशिश होती है कि वो खुद शामिल हों, और जब से ये नई हुकूमत आई है तो बहुत बड़े पैमाने पे जो इवेंट्स जो है उनका वो किया जा रहा है एहतमाम, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग शरीक होते हैं और सीएम साहिबा खुद आती हैं। ADP की फॉर्मुलेशन भी है। नेक्स्ट आ जाए। अच्छा, ये आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं जो मेन इवेंट्स जो डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज भी कराता है और उनको सेलिब्रेट भी करता है, और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के साथ मिलके उनका सालाना जो है इनेकाद किया जाता है। तो जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके जो 2 मेन इवेंट्स साल में होते हैं, सबसे बड़ा इनका
क्रिसमस का इवेंट है 25 दिसंबर का, जिस पे के काफ़ी मुख्तलिफ़ फंक्शंस भी इनके होते हैं, अपने लेवल पे भी, चर्चेज़ में भी होते हैं, डिपार्टमेंटल लेवल पे भी होते हैं। इस दफ़ा 90 चाराए कायद-ए-आज़म पे इसका फंक्शन का इनेकाद किया गया। और इसके बाद जो दूसरा बड़ा इवेंट है वो ईस्टर संडे का है। और ईस्टर संडे का भी जैसे ही सीएम साहिबा ने चार्ज लिया तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उन्होंने मरियम आबाद का विज़िट किया और ईस्टर के मौके पे वो ख़ुद वहाँ गईं और ये जो उनके वहाँ पे जो मुख्तलिफ उनके लोगों से भी जाके मिली और मैनुअल अतर साहब MPA साहब इधर मौजूद हैं, इन्होंने पूरा उधर उनको कंडक्ट भी कराया और सारा मुख्तलिफ घरों में भी विज़िट भी किया और ग्रांट्स भी तकसीम की। अच्छा, इसके बाद जो हिंदूज़ का है उसके हवाले से दो बड़े इनके इवेंट्स हैं, एक होली है और दिवाली है। होली 24 मार्च को और दिवाली इनकी अब नेक्स्ट जो इवेंट आ रहा है वो 1 नवंबर को आएगी। तो दिवाली का भी बहुत बड़ा इवेंट सीएम साहबा ने इस दफ़ा 90 चाराए कायद-ए-आज़म पे किया जो पिछले साल 2024 में, और इसमें तमाम कम्युनिटीज़ को भी बुलाया और फॉरेन डिग्निटरीज़ को भी उन्होंने मदऊ किया। फिर जो सिख कम्युनिटी है उसके दो बड़े इवेंट, एक बाबा गुरु नानक का जो इनका मेन जो बर्थडे कहलाता है वो 15 नवंबर को उसका इनेकाद होता है और उसमें ननकाना साहब और पंजा साहब में बड़े फंक्शंस होते हैं। और इसके अलावा बैसाखी का जो इवेंट है वो उसका इनेकाद होता है। अब बैसाखी के इवेंट के पे ख़ुसूसन पूरी दुनिया से अब जो सिख कम्युनिटी है वो इस दफ़ा लाहौर आई और वो भी उनके लिए भी एक स्पेशली सीएम साहबा की इंस्ट्रक्शन पे एक इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया। इसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स की इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है ये भी 1948 में पाकिस्तान ने इसको साइन किया तो ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। और नेशनल मिनॉरिटी डे 11 अगस्त को इसका इनेकाद होता है। ये इसलिए मनाया जाता है कि 11 अगस्त को कायद-ए-आज़म ने अपनी जो है तकरीर करते हुए जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली थी पाकिस्तान की उसको उन्होंने डायरेक्शन दी और उन्होंने कहा कि आप यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स और अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यू बिलोंग टू एनी रिलीजन, कास्ट और क्रीड, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एज सच। मतलब आप सब लोग बराबर हैं गवर्नमेंट के वर्किंग के हिसाब से। तो ये जो 11 अगस्त की जो तकरीर है इसके हवाले से स्पेशली एक बड़ा इवेंट जो है उसका इनेकाद किया जाता है। नेक्स्ट आज ये सीएम साहब ने जो अपना विजन दिया आते साथ ही कि जी मिनॉरिटीज़ हमारे सर का ताज हैं और जिस तरह हमारे झंडे के सफ़ेद रंग में मिनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन है उसी तरह हमारे दिलों और निज़ाम में भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और हमारा ख्वाब एक ऐसा पाकिस्तान है जहाँ किसी अक़लियत को डर और खौफ के साथ रात ना गुजारनी पड़े। नेक्स्ट मुख्तलिफ उनकी विज़िट्स करतारपुर भी उन्होंने किया, मरीम आबाद भी किया। नेक्स्ट आज अब मेन जो अभी इनिशिएटिव्स जो डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किए हुए हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं जी। नेक्स्ट आज अच्छा, एक तो जो लीगल साइड पे बड़ा काम हो रहा है और इसमें स्पेशली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हिंदू मैरिज रूल्स जो हैं वो 2024 में अब उनको अप्रूव कर दिए हैं कैबिनेट में और वो लागू हो गए हैं। ये बेसिकली होता ये था कि इनकी जो मैरिज रजिस्ट्रेशन थी पहले तो हो जाती थी, लेकिन 2017 में हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो पास हुआ। तो एक्ट पास होने के बाद इनकी जो मैरिज की रजिस्ट्रेशन थी उसमें मसाइल आ रहे थे और लोकल बॉडीज़ जो थी उनको रजिस्टर नहीं कर रही थी कि आप अपने रूल्स फाइनलाइज़ कराएं, उसके बाद फिर हम आपकी रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो वो जो है मरहला उसको हल कर लिया गया और हिंदू मैरिज रूल्स को जो है लास्ट ईयर वो उनको कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल दे दी है जी। और वो उसके बाद अब उनकी हिंदुओं की जो शादियां हैं वो पाकिस्तान में आराम से, पंजाब में हर जगह अब रजिस्टर हो रही हैं। इसी तरह से सिख मैरिज रूल्स थे वो भी अप्रूव हो गए हैं कैबिनेट से और अब जो सिखों की शादी है पाकिस्तान में वो भी रजिस्टर हो रही है। क्रिश्चियंस का पहले से ही मैकेनिज़्म था, इनकी शादियां जो हैं वो भी लोकल काउंसिल्स में रजिस्टर हो रही हैं। अच्छा, फिर ये जो मेन लीगल साइड पे 11 अगस्त की जैसे बात हुई उस पर एक स्पेशल प्रोविंशियल असम्बली का सेशन जो है उसका इनेकाद किया गया और स्पीकर साहब ने मैं उसको चेयर खुद किया और उसके बाद उन्होंने बारी बारी हमारे तमाम जो मिनॉरिटी MPAs हैं उनको मौका दिया कि वो आके उस सेशन को चेयर करें। और इसमें बड़े डिग्निटरीज़ जो थे उन्होंने भी गैलरी से इस पूरे सेशन को देखा और मिनॉरिटीज़ से रिलेटेड जो है मुख्तलिफ इशूज़ को डिस्कस किया गया। नेक्स्ट आज अच्छा, जो बड़े इनिशिएटिव्स जो CM साहब ने स्पेशली इंस्ट्रक्शन हमें दी और उसके बाद जो है उसको स्टार्ट किया गया वो मिनॉरिटी कार्ड का है। नेक्स्ट आज अच्छा, ये मिनॉरिटी कार्ड जो है ये इस साल 50,000 जो फैमिलीज़ हैं, जो गरीब फैमिलीज़ हैं उनको दिया जा रहा है। इसका पूरा एक क्राइटेरिया CM साहिबा ने अप्रूव किया और इसके लिए जो 10,500 हर 3 माह बाद
जो फैमिली को दिया जाता है जिनका कार्ड बन गया है, और इसकी अब 2 ट्रांचेस जो हैं, पहली और दूसरी, जो एलिजिबल 50,000 फैमिलीज़ हैं उनको अब दे दी गई हैं। अब नेक्स्ट ईयर से सीएम साहिबा का विजन है कि इसको हम बढ़ा के 75,000 फैमिलीज़ पे ले जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड है। ये इसका क्राइटेरिया है कि इसमें स्पेशली एक जो पीएमटी स्कोर होता है उससे इसको पहले कंपेयर किया जाता है कि जिनका पीएमटी स्कोर 45 से कम है, मतलब वो गुर्बत के एक दर्जे से नीचे हैं, तो उनको सिर्फ वो लोग एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के लिए। और उसके बाद ये है कि वो जिनका CNIC भी अपडेटेड हो, पंजाब के रिहायशी हों और पहले से कोई ग्रांट ना ले रहे हुए हों, जैसे बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम है या PSP की ग्रांट्स हैं, तो पहले से कोई ग्रांट ना ले रहे हों और इसके अलावा कोई रेगुलरली इस तरह से कोई जॉब वगैरह बड़ी ना कर रहे हों। नेक्स्ट उस पर आ जाए। तो ये पूरा एक प्रोसेस बड़ा शफाफ तरीके से बना। तो ये सारा इसके पहले चेक नादरा से रिलीजन चेक किया जाता है कि वाकई जो है मिनॉरिटी रिलीजन है इनका। उसके बाद फिर जो बेनज़ीर बिस्प का जो पूरा सेंटर है वहाँ से इनका गुर्बत का स्कोर चेक किया जाता है, और जो लोग रजिस्टर नहीं होते उनको मैसेज आता है कि वो रजिस्टर हो जाएं, और जिनका 45 से कम स्कोर होता है, आप कह सकते हैं माना आमदनी 45,000 से कम हो जिनकी रफली, तो और भी वो चीज़ें कोई 30-35 देखते हैं बिस्प वाले कि घर कैसा है, गाड़ी है नहीं है, बहुत सी चीज़ें देख के फिर वो स्कोर बनाते हैं। तो उसमें जो जिनका स्कोर कम होता है उसका मतलब वो गरीब होते हैं, तो वो सिर्फ वो लोग इसके अहल हैं। और उसके बाद फिर जो एलिजिबल जो लोग होते हैं उनको फिर कार्ड के लिए उनका डाटा BOP को चला जाता है, बैंक ऑफ पंजाब को। नेक्स्ट आ ये एक पूरा प्रोसेस जो कि बैंक ऑफ पंजाब ने डेवलप करके दिया है कि किस तरह से पहले उनका स्कोर चेक होगा बिस्प से, उसके बाद फिर उनका रिलीजन चेक होगा नादरा से, और उसके बाद फिर वो BOP के प्रोसेस के मुताबिक उनका कार्ड इशू होगा। नेक्स्ट आ इसके बाद जो एक दूसरा बड़ा इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट का, वो वेलफेयर ग्रांट्स हैं, और इसमें भी स्पेशली CM साहिबा ने इन ग्रांट्स को इंक्रीज़ भी किया है। और पहले साल में सिर्फ एक मौके पे दी जाती थी, लेकिन अब हर कम्युनिटी के लिए CM साहिबा ने साल में दो मौक़ों के ऊपर इस ग्रांट को देने का हुक्म दिया और 2 मौक़ों पे दी जा रही हैं। पहले ये होता था कि सिर्फ जैसे क्रिश्चियंस को क्रिसमस पे दी जाती थी, लेकिन अब उनको ईस्टर पे दी जा रही है। हिंदुओं को पहले होली पे दी जाती थी, अब उनको दिवाली पे भी दी जा रही है, और सिखों को पहले गुरु नानक डे पे थी और अब बैसाखी पे भी दी जा रही है। तो अगर आप देखें तो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ पहले जो 2023-24 पिछली हुकूमत में अगर 6,000 थी, तो अब CM साहिबा ने बढ़ा के उनको 24,400 तकरीबन 25,000 कर दिया है, और इसके साथ अमाउंट भी इसका 60 मिलियन से 366 मिलियन बढ़ गया है। नेक्स्ट आ जाएँ, इसमें डिटेल आ जाएगी। ये जैसे ख़ुद उन्होंने जाके डिस्ट्रीब्यूट की ग्रांट्स उधर मरीमाबाद में। नेक्स्ट आ जाए। अच्छा, ये अब जो इवेंट्स जो ग्रीन में हैं, ये नए इवेंट्स ऐड किए हैं उन्होंने कि ईस्टर पे, दिवाली पे, बैसाखी पे, इनको भी ऐड कर लिया गया है। और पहले अगर 10,000 की रकम दी जाती थी तो अब 15,000 रकम भी बढ़ा दी गई है, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ भी बढ़ा दी गई हैं। नेक्स्ट आ जाए। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा इनिशिएटिव हमारा चल रहा है डिपार्टमेंट का, वो एजुकेशनल स्कॉलरशिप है मिनॉरिटी स्टूडेंट्स का। उसको भी अब CM साहब ने डबल कर दिया है। पहले अगर मैट्रिक वाले को साल के 15,000 मिलते थे तो अब 30 हो गए हैं, और जैसे प्रोफेशनल वालों को अगर 50,000 मिलते थे तो उनका 1 लाख हो गया साल का, मास्टर्स का 35 से 70,000 में सबका डबल कर दिया उन्होंने। नेक्स्ट आज। अच्छा, इस सिलसिले में अब इसको पहली दफ़ा ऑनलाइन जो है वो PATB की मदद से इसको ऑनलाइन किया गया है, और ऑनलाइन तकरीबन 2700 एप्लीकेशनें अब रिसीव हो गई हैं और वो अंडर प्रोसेस हैं, और उसमें तकरीबन 15 जून तक इंशाल्लाह उनको फ़ाइनल होके उनके जो पैसे हैं उनको वो दे दी जाएंगे मेरिट वाइज। जो लोग ऊपर आ रहे हैं 1100 का स्कॉलरशिप्स जो हैं इस दफ़ा उनको देने का CM ने अलाउ किया है, तो इंशाल्लाह 2700 में से 1100 जो ऊपर जो हर लिहाज से कंप्लीट होंगे और जो डिज़र्विंग इनमें से हैं, ये क्लियर हैं, तो इनमें से 1100 बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिल जाएगा। इसका क्राइटेरिया बना हुआ है कि 40% से ऊपर नंबर हों, और जो फैमिली इनकम है टोटल अब उसका 59,000 हो गया है स्कोर के, इतना इससे कम होनी चाहिए। और बच्चा जो है बाकी स्कॉलरशिप्स में तो तकरीबन ये मेरिट काफ़ी हाई होता है, 40 की जगह 60-70% है, तो कम रखा हुआ है क्योंकि मिनॉरिटी इसके जो हैं बच्चे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सके। नेक्स्ट है ये फिर इंटरफेथ में मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के साथ ये चल रही हैं इंटीग्रेशन, जिसमें हमारे MPA साहिबान भी और सारे और लोग भी शरीक होते हैं दीगर। नेक्स्ट आ जाएँ उसमें। ये स्पेशली CM मिनॉरिटी कार्ड का बड़ा इवेंट हुआ था, इसमें फेलवस साहब ने स्पेशली खिताब भी किया। नेक्स्ट
इस तरह से और हमारी जो पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब हैं ये भी मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर और ये मिनिस्टर साहब के साथ शिरकत करती रहती हैं। नेक्स्ट और जो दिगर MPAs हैं ये मुख्तलिफ सेमिनार्स जो हमारे होते हैं जिसमें चीज़ों की डिस्कशन और फ्यूचर की पॉलिसीज़ उसमें सारे शामिल होते हैं। नेक्स्ट आ जाए, कुछ की तस्वीर आ गई हैं, कुछ की हमारे पास और मौजूद है। देखिए अच्छा इंटरफेथ इसमें जैसे स्पेशली हिंदुओं के साथ भी साउथ में मुख्तलिफ इवेंट्स होते रहते हैं। नेक्स्ट आ जाए। अच्छा ये जो मिनॉरिटी डेवलपमेंट फ़ंड का है, अच्छा इसमें यह है कि इसमें भी इस दफ़ा इसको इंक्रीज़ किया गया है। ये मिनॉरिटी डेवलपमेंट फ़ंड एक ऐसा फ़ंड है जो कि मिनॉरिटीज़ के इलाकों में लगता है। इसका क्राइटेरिया भी बना हुआ है कि जहाँ पे कम से कम 25 घरों मिनॉरिटीज़ के उधर ये फ़ंड लग सकता है। सड़कों पे, इसके स्ट्रीट लाइट्स पे और वाटर एंड सैनिटेशन पे इसका पूरा एक क्राइटेरिया बना हुआ है। तो इसमें जो है इसको इंक्रीज़ किया गया है मिनॉरिटी डेवलपमेंट फ़ंड को, तो ये अब 2.1 बिलियन इस साल किया गया। नेक्स्ट ईयर भी इसको इंशाल्लाह इंक्रीज़ किया जाएगा। तो इसमें तकरीबन 108 स्कीमें आई थी मुख्तलिफ MPAs की तरफ से। तो उसके बाद फिर PND का था कि इसको एक वो बनाना है अम्ब्रेला PC1, उसकी अप्रूवल हुई। उसके बाद फिर PDWP ने इसकी अप्रूवल दी। तो ये पूरा इसका थोड़ा प्रोसेस जो था शुरू में ये तकरीबन 3 माह CM ऑफिस में इस पर डिसीजन होने के लिए स्टक हो गया कि आया ये देना है कि नहीं फ़ंड, क्योंकि मिनॉरिटी कार्ड शुरू किया गया था तो उनका ख्याल था कि शायद ये सारे पैसे उधर डाइवर्ट कर दें। लेकिन फिर अल्टीमेटली जो है थैंक्स टू द गवर्नमेंट कि उन्होंने कहा नहीं हम इसको लेके चलेंगे। तो उसके बाद फ़ौरन इसके ऊपर काम शुरू हुआ, फ़ौरन स्कीमें आई, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स हुई, फ़ंड्स को रिलीज़ किया गया। तो अब ये है कि इसमें तकरीबन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल तमाम स्कीम्स की हो गई है और फंड्स भी PND ने मेजॉरिटी के रिलीज़ कर दिए हैं, साथ ही फाइनेंस ने कर दिए हैं। तो यूटिलाइजेशन तकरीबन 35% से ऊपर चली गई है। तो उम्मीद करते हैं कि मेजॉरिटी की यूटिलाइजेशन हो जाएगी। जिनकी नहीं होगी वो PND वाले कह रहे थे हम उनको ऑनगोइंग कर लेंगे, अगले साल वो भी कंटिन्यू रहेंगी दोबारा से। इन स्कीमों के लिए पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाए। ये एक 5 ईयर स्ट्रेटेजिक प्लान भी डिपार्टमेंट का UNDP के साथ बन रहा है। तो इसके मुख्तलिफ सेशंस हो रहे हैं कि अगले क्या प्रायोरिटीज़ हैं डिपार्टमेंट की अगले 5 साल के लिए। इसकी भी तकरीबन ड्राफ्ट फाइनल हो गया है जी। नेक्स्ट आ जाए, इसमें KPIs वगैरह बन रहे हैं। अच्छा ये फिर ह्यूमन राइट्स भी हमारा एक अहम डिपार्टमेंट का विंग है और ये यूसुफ साहब उसको वो हेड कर रहे हैं। तो ये भी मुख्तलिफ जेल्स की, हॉस्पिटल्स की विज़िट्स करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग जो है स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट की ह्यूमन राइट्स इशू के ऊपर, और जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुख्तलिफ सेशंस होते रहते हैं। NGOs भी इसमें शामिल होती हैं और दीगर हर तरह के जो मिनॉरिटीज़ के भी हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदगान इसमें शामिल होते हैं। तो ये एक अच्छा प्रोसेस चल रहा है। फिर ह्यूमन राइट्स पॉलिसी एक इन्होंने बनाई है, उसको भी अपडेट किया जा रहा है। स्पेशली टास्क फोर्स ऑन ह्यूमन राइट्स भी CM साहबा ने उसको नोटिफाई कर दिया है। इसका भी एक सेशन हो गया है, मिनिस्टर साहब के अंडर है और इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स भी शामिल हैं। तो नेक्स्ट आ जाए। जी 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 हाँ हाँ जी हाँ जी। जो टास्क फोर्स है आपने बनाई है ह्यूमन राइट्स, इसका पैटर्न पहले से ये रहा है कि इसमें सारे MPA मौजूद होते हैं और इस दफ़ा आपने सारे MPA निकाले। अच्छा हाँ, अच्छा उसका ये था कि पहले भी जो बनी थी उसमें जो MPAs का उन्होंने दिया हुआ था, एक उन्होंने कहा था जनरल सीट से होगा, एक वुमेन से होगा और एक मिनॉरिटी से होगा। तो ये जो CM साहबा के पास जब गई तो उन्होंने एक उसमें मिनॉरिटी का MPA डाला, एक वुमेन MPA उन्होंने डाला है और एक जनरल सीट से। तो वो फिर हाँ एक इमैनुअल साहब उसकी तरफ से, मिनॉरिटीज़ की तरफ से, तो इन्होंने शिरकत भी की थी। अभी एक सेशन जो हुआ था टास्क फोर्स का, तो इमैनुअल साहब को पैटर्न तो वही है टास्क फोर्स का जो चलता आ रहा है और उसी टास्क फोर्स में MPA तो सब डलते हैं। अच्छा क्योंकि उसमें ये हाँ देखें ये चूँकि मिनॉरिटी डिपार्टमेंट किया और जितने MPAs हैं उनका इस डिपार्टमेंट के साथ ताल्लुक है। नहीं वो बात ठीक है आपकी, लेकिन असल में स्ट्रक्चर शुरू से बना हुआ था। पहले भी हमने प्रपोज किया था तो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट पे छोड़ा था। तो ये चीफ मिनिस्टर ने अपनी डिस्क्रिप्शन के तहत उन्होंने ये एक फार्मूला ले लिया। तो अगर चीफ मिनिस्टर साहब चाहें तो वो इसको मजीद ऐड किए जा सकते हैं। वो तो ये इटसेल्फ फोरम के अंदर भी गुंजाइश मौजूद है, अगर फोरम चाहे तो कर सकते हैं। जो है क्योंकि बेसिकली CM ऑफिस ने MPAs डालने होते हैं, 3 की इसमें गुंजाइश थी। तो इसको ये है कि बढ़ाया भी जा सकता है। पांदे तो डिप्टी सेक्रेटरी ने CM ने कभी पाए नहीं।
जो भी मिला था क्योंकि पिछले साल जो पहले भी बनी थी ना। विद योर परमिशन सर, ये आप हमें जो ह्यूमन राइट्स पॉलिसी है ये इस पे कोई ब्रीफ देंगे या आगे चल के देंगे या अभी देंगे? नहीं अभी बता देते हैं। बहुत शुक्रिया सर, इसमें 2-3 मिनट में लूँगा चूँकि बस नेक्स्ट कर दें, ये लास्ट स्लाइड थी मेरे ख्याल में। फिर अब जनरल डिस्कशन के लिए मैं था कि ज़्यादा नेक्स्ट कर दें, स्लाइड दिखा दें। हाँ बस ये कि बाकी जनरल डिस्कशन में इंशाल्लाह आपकी जो इनपुट आएगी या क्वेश्चंस होंगे उसके मुताबिक हम चीज़ें एक्सप्लेन करते जाएंगे। जी बताएं इसका पॉलिसी का। ह्यूमन राइट्स पॉलिसी सर, चूँकि जब से पाकिस्तान बना तो चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो आर्टिकल 8 से 28 तक ह्यूमन राइट्स की गारंटीज मौजूद थी। इंटरनेशनल मुख्तलिफ ट्रीटीज़ ऑब्लिगेशन में हम पार्टी भी हैं, हमने रेटिफाई भी किया, वो भी सारी चीज़ें मौजूद थी और प्रैक्टिकली फोरम्स भी मौजूद थे। लेकिन पॉलिसी फ्रेमवर्क माजरत के साथ ना फेडरल लेवल पे ना प्रोविंशियल लेवल पे ये मौजूद नहीं था। तो 2014 में जब पाकिस्तान ने GSP प्लस रजीम में गया यूरोप से, जो हम 18-20 बिलियन डॉलर का जो एक ज़ीरो टैरिफ पे एक हमें कंसेशनल मिला, तो तब ये फिर रियलाइज़ हुआ हमारे स्टेट लेवल पे कि हमारी अपनी सिस्टम अपनी पॉलिसी होनी चाहिए। तो दैन फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके, उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, चारों सूबों के साथ मिलके एक एक्शन प्लान ऑन ह्यूमन राइट्स आया सबसे पहले। उसी के अलाइन फिर सूबों को हदायत की गई कि अपनी अपना पॉलिसी फ्रेमवर्क लाए। तो पंजाब इसमें लीडिंग डिपार्टमेंट था। तो मियां शहबाज शरीफ की जो लास्ट गवर्नमेंट की आखिरी कैबिनेट मीटिंग में ह्यूमन राइट्स पॉलिसी 2018, जो कि पाकिस्तान की तारीखी यानी ह्यूमन राइट्स की पहली पॉलिसी है, तो उसके तहत अब ये पॉलिसी ऐसी थी कि इसमें 6 थीमेटिक एरियाज़ थे कि उसमें लेजिस्लेशन हम ह्यूमन राइट्स के एरियाज़ में करेंगे, फिर पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएंगे, मैकेनिज़म्स बनाएंगे, ट्रीटी ऑब्लिगेशन की रिपोर्टिंग का सिस्टम बनाएंगे। और साथ ही इस पॉलिसी की खूबसूरती ये थी कि इसके अंदर मैकेनिज़्म था। मैकेनिज़्म क्या था कि प्रोविंशियल टास्क फोर्स सूबाई सतह पे बनी, जिस पे एजाज साहब जो कि एज ए मिनिस्टर उसको हेड करते रहे, बाद में उससे पहले जो दूसरी गवर्नमेंट में भी करते रहे और इस वक्त अरोड़ा साहब कर रहे हैं। और उसके साथ साथ नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट्स कमेटीज़ बनी। तो एक तो इस पॉलिसी की खूबसूरती ये थी कि मैकेनिज़्म बेस्ड पॉलिसी है और साथ ही फिर उस पर हाँ डॉक्यूमेंट है वो आपसे ये हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मीटिंग में हम सारे शेयर कर लेंगे। इसको हमने थोड़ा सा अपडेट भी करना है, एक उसको हमने थोड़ा सा हाँ लिंक अभी कर लेते हैं, अभी देते हैं। अच्छा इसको हमने शेयर वो भी करना है, अपडेट भी करना है। तो उसमें आपकी जो इनपुट है आई थिंक दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि अब ये 5-6-7 साल पुरानी 6 साल पुरानी है। तो इसको ज़रा अपडेट करने का अब इस पे वर्किंग स्टार्ट हो रही है। आप ये तो थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें कि ये 5-6 साल पुरानी है, तो उसके बाद उस पर क्या अमल दरामद हुआ है, अचीव क्या किया आपने? वो तो उस पर अगर मेन अचीवमेंट की बात की जाए तो सर उसमें सबसे पहले हमने जो इसमें एक वादा किया था कि हम रिपोर्टिंग का सिलसिला बनाएंगे। तो ट्रीटी रिपोर्टिंग सेल पंजाब गवर्नमेंट का सबसे पहले बना, जिसको यूरोपीय यूनियन ने न सिर्फ पाकिस्तान के बाकी सूबों के लिए बल्कि रीजनल कंट्रीज़ जो कि GSP प्लस रजीम है उनके लिए भी रेकमेंड किया। ये उनकी रिपोर्ट का हिस्सा है जिसको हम कोड करते हैं। आल दो इस वक्त जो ट्रीटी सेल है हमारा हिस्सा नहीं, अभी रिसेंटली वो INC में चला गया। उसके अलावा इस पॉलिसी के तहत हम जितनी भी ट्रेनिंग अकेडमीज़ हैं उसमें ह्यूमन राइट्स हमने कंपलसरी कर दिया। वो इस वक्त सारी अकेडमीज़ में हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको इंडक्शन लेवल से प्रमोशन लेवल पे ह्यूमन राइट्स पढ़ाया जा रहा है। फिर ह्यूमन राइट्स एज ए सब्जेक्ट पंजाब यूनिवर्सिटी के निसाब का हिस्सा बना। सर आप सब लोगों के नॉलेज में है कि जो हमारा इस्लामिक स्टडीज़ और पाक स्टडीज़ का जो 70-30 का रेशो था उसमें 20 नंबर का ह्यूमन राइट्स ऐड करके वो रिवाइज़ हो गया। उसके अलावा अगर उसमें बात करें तो पुलिस ट्रेनिंग्स का एक सिलसिला सिर्फ टॉर्चर पे, जिसके ऊपर डिफरेंट लॉज आ गए। फिर पिछले अगर 8-10 साल में देखें तो प्रो जो ह्यूमन राइट्स लॉज हैं, वीमन पॉलिसी आई, लेबर पॉलिसी आई, सोशल वेलफेयर पॉलिसी आई, ह्यूमन राइट्स पॉलिसी के अलावा इंटरफेथ पॉलिसी पे काम हुआ, ये सारे सेक्टर्स में काम हुआ। फिर इसी पॉलिसी के तहत जो मैकेनिज़म्स बने थे, डिफरेंट कमीशंस बने, डिफरेंट कमेटीज़ बनी जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने लेवल पे काम कर रही हैं। अब रिसेंटली चूँकि कोविड के बाद सिचुएशन चेंज हो गई है और चूँकि इस वक्त पाकिस्तान में और भी हालात चेंज होगा, अब इसमें हम कंसल्टेशन के बाद जो कि पॉलिसी हमारे 60 एक्शन पे बेस कर रही थी, अब इसमें एक नई चीज़ ऐड हो रही है, वो है बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स। सर इंटरनेशनल लेवल पे UN ने ह्यूमन राइट्स को अब बिज़नेस के साथ लिंक कर दिया। उसके लिए अब हमने बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स के एक्शन प्लान भी लेके आए हैं। जो नई पॉलिसी लेके आए हैं उसको इंशाल्लाह हम अपनी टास्क फोर्स की अप्रूवल के बाद जिस वक्त कंसल्टेशन प्रोसेस से गुजरेगी वो चीज़ें इसमें शामिल हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर इसमें काम जो हुआ अवेयरनेस साइड पे और सॉफ्टवेयर साइड पे हुआ। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज़रूर इसमें ज़रूरत है कि मैकेनिज़्म बने हुए हैं, उनकी स्ट्रेंथने की ज़रूरत। जी बिल्कुल, हाँ। इससे पहले जेलों में सर ना साइकियाट्रिस्ट होते थे ना जेलों में। मैंने इसीलिए सवाल किया था कि बहुत बड़ी चीज़ है लेकिन आपने ना उसके ऊपर कोई प्रेजेंटेशन तैयार की है, कोई ना कोई ब्रीफ तैयार की है कि हमने किया क्या है और अचीव क्या किया और क्या आगे फर्दर अचीव करना चाह रहे हैं। तो बहुत सी आप जो बातें कर रहे हैं वो बहुत सी वेग सी बातें हैं, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही है। सर ये चूँकि इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मीटिंग के अगर एजेंडे पे रखते हैं तो इस पे पूरी प्रेजेंटेशन। देखिए ना आपने मीटिंग की है किस चीज़ के ऊपर,
ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटीज़। ये महकमे की सर इंट्रोडक्टरी सिर्फ तो इंट्रोडक्शन के अंदर देखें ना, हम तो बेसिकली यहाँ पे लॉ मेकर्स बैठे हुए हैं, हमारा तो ताल्लुक लॉ से है ना जी। तो गवर्नमेंट क्या फ़ैसले करती है, वो कितने कार्ड बना देती है, वो क्या कर देती है, कितना पैसा खर्च कर देती है, वो हमारी ताकत में नहीं है। हमारे बारे में जो रेलेवेंट चीज़ है वो ये कि आप हमने इस सिलसिले में क्या जो है वो कोई लेजिस्लेशन की है, क्या बायलॉज बने हैं, ऑन ग्राउंड उनके साथ क्या फ़र्क पड़ता है। असल चीज़ तो ये देखने वाली थी ना, हम लेजिस्लेटर्स हैं, वी शुड बी मोर इंटरेस्टेड इन द लॉ साइड। सर वो भी आपसे शेयर कर लेते हैं, उसको अपडेट भी करने, तो आपकी जो है उससे मशवरे से इंशाल्लाह उसको हम मज़ीद अपडेट करेंगे अब। जी सेक्रेटरी साहब, बल्कि सॉरी ये स्टार्ट होना चाहिए था कि पहले आप बताते कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है, उसमें क्या ह्यूमन राइट्स हैं, वो क्या कहती है, फिर उसके बाद उसके मुताबिक जो हमने पॉलिसी बनाई है वो क्या कहती है, फिर उसके बाद हमने उसके बाद कोई लेजिस्लेशन की है वो क्या की है, ताकि हमें को पता तो लगता है ये नेक्स्ट मीटिंग में आपको डिटेल से इसके किधर से आ रहे हैं और किधर जा रहे हैं। ठीक है सर। जी सेक्रेटरी साहब, आपने बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी, लेकिन इसमें ज़्यादातर तो वो काम ही थे जो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा CM साहबा के इनिशिएटिव उन्होंने जो किया वो आपने बयान किया। तो मैं ये कहता हूँ कि मिनिस्टर साहब, बल्कि उनकी सारी टीम बड़ा अच्छा काम कर रही है। पार्लिमानी सेक्रेटरी सोनिया साहबा भी बड़ी मुतरक हैं, आपको हम ज़ाती तौर पे जानते हैं, बड़े अच्छे शरीफ ऑफिसर हैं। तो ये जो आपने हमें बताया ये तो तकरीबन जनरल चीज़ें हैं, ये तो हर बंदे को आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सब कुछ पता है। लेकिन गुजारिश ये है कि आप जानते हैं कि हमारे खित्ते में, मुल्क में ह्यूमन राइट की बड़ी वायलेशन है, और उसका जो लोग जो से जुड़े होते हैं वो मिनॉरिटी से हैं, और मिनॉरिटी में से क्रिश्चियन हैं, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को हैं। बाकी भी हमारे भाई हैं, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन उनकी तादाद क्योंकि बहुत कम है इसलिए उनके मसले भी बहुत कम हैं। तो मैं आपके ये जो हैं यूसुफ साहब से पूछना चाहता हूँ कि चले आपने पॉलिसी तो हमारे साथ कोई शेयर नहीं की है, तो ह्यूमन राइट ने 1 साल 4-5 माह हो गए हैं हुकूमत बने को, तो आपके डिपार्टमेंट ने बतौर ह्यूमन राइट कितने थानों में जाके छापे मारे, कितने भट्ठों पे जाके छापे मारे, कितनी जेलें जो हैं आपने जाके विज़िट की, कितने लोगों की आपने कोई इंक्वायरी लगाई, कितने लोगों के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की, अब तक आपने इस 1.25 साल में क्या किया है वो ज़रा बताएं हमें। सर, चूँकि महकमा इंसानी हकूक़ का जो इख्तियार है वो सिर्फ इस हद तक है कि हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं किसी भी पब्लिक प्लेस की इस अकाउंट पे कि अगर कोई वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट हो रही है या हमें फील हो रही है। जी जी, उस रेफरेंस से जो हमारा इस वक्त तक फ्रेमवर्क बना हुआ है जेलों की हद तक बना हुआ है, जो कि अप्रूव्ड है गवर्नमेंट का। जेलों के विजिट्स हम फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं। कितने किए हैं आपने 1.25 साल में? ये लिखा पर आपको हमें देना होगा, क्योंकि हमारा सर इसमें एग्जैक्ट हमारा डाटा भी मैं भेज दूंगा सर। उसमें चूंकि इसका एक टेम्पलेट बना हुआ है बाकायदा और उसके SOPs हैं। उस SOPs में सेक्रेटरी की परमिशन के बाद मुतलका ऑफिसर जाता है और ये क्वार्टर में एक ज़रूरी है। तो इस साल में कुछ 10 के करीब विजिट हमने किए हैं। क्योंकि विजिट में भाईजान क्या किए वो बताएं, काम क्या किया विजिट में? सर जेलों के अंदर क्योंकि उस जो परफार्मा है उसके अंदर वो एक परफार्मा भी डिज़ाइन हुआ था, मिजरेबल कंडीशन वीमेन इन जेल, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में। उसमें सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं। उस पैरामीटर्स पे जो भी ह्यूमन राइट्स ऑफिसर जाता है वो सारी अपनी वहाँ पे ऑब्जर्वेशन नोट करके आता है। उसकी आके एक रिपोर्ट बनती है। वो रिपोर्ट की एक कापी सेक्रेटरी होम को जाती है, एक IG प्रिजन को जाती है और एक जस्टिस लॉ एंड कमीशन सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो जाती है। हमारा इख्तियार यहाँ तक है, वो जाती है। उसके ऊपर फर्दर जो हमारा नेशनल प्रोविंशियल टास्क फोर्स का फोरम है वो फिर जब उसकी मीटिंग होती है उस पर फिर होम डिपार्टमेंट से और प्रेजेंट से उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस लेते हैं। उसमें वहाँ पे टास्क फोर्स में चूँकि सेक्रेटरी होम भी मेंबर है और वहाँ पे IG प्रिजन को भी बुलवा लेते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। जी यूसुफ साहब, आप देखें इसमें कि एक जी जी सर, ये जो एज पार्लियामेंटेरियंस, मैं दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, एज पार्लियामेंटेरियंस हमें रूल्स जो हैं वो वह जगह है जहाँ पे हम ऑफिशियली जा सकते हैं एज पार्लियामेंटेरियंस, वो जेल्स है जी, और हम ना किसी स्कूल में जा सकते हैं ऑफिशियली। जी जी, ये हमारा राइट है एज पार्लियामेंटेरियंस, हम जेल्स में जा सकते हैं जी। ये अगर आप अपने रूल्स पढ़ेंगे ना तो यू विल फाइंड आउट के जो MPAs हैं उनके पास राइट है, दे कैन विजिट द डिस्ट्रिक्ट जेल। जी, तो इस चीज़ को भी आप ज़रा अपनी इक्वेशन में डालें
कि जो जेल्स हैं ये पार्लियामेंटेरियंस का एक नेचुरल राइट है कि वहाँ पे जाएं, क्योंकि वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है इन सम सेंस। तो वहाँ पे जाके जो वेल बीइंग देखनी है तो उसके अंदर अगर आप पार्लियामेंटेरियंस को ऐड करेंगे, क्योंकि हमें रूल्स इसकी इजाज़त जी बिल्कुल, चूँकि इसमें मैडम पार्लियामानी सेक्रेटरी जा चुकी हैं, मुख्तलिफ जेलों की विजिट कर चुकी हैं हमारी तरफ से, तो अदरवाइज़ कोई इशू नहीं कर सकते हैं। अच्छा जनाब चेयरमैन, अगर आप इजाज़त दें तो मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ये ह्यूमन राइट्स सिर्फ जेल तक क्यों महदूद हैं? मतलब क्या इसको हम आगे, जैसे पुलिस अबडक्शंस हो जाती हैं और थ्रैश करते हैं लोगों को बहुत बुरे तरीके से, चाहे वो किसी भी मज़हब से है जैसे, तो उस पर आप लोग कोई काम कर रहे हैं उस लिहाज से? ह्यूमन राइट्स सर्विस जेलों तक महदूद नहीं है। उसमें चूँकि हमारे पास एक तो हमारा एक चैलेंज ये है कि ये जो डिपार्टमेंट जैसे सेक्रेटरी साहब ने बताया सिर्फ सेक्रेटेरिएट की हद तक महदूद है। उसमें एक छोटा सा ह्यूमन राइट्स सेल है जिसमें 6-7 ऑफिसर है और पूरा पंजाब है। उसमें चूँकि हम डिफरेंट पोर्टल्स के ऊपर जो है इस किस्म की कंप्लेंट्स आ रही होती हैं एबडक्शन की या पुलिस से रिलेटेड या रेवेन्यू से रिलेटेड, वो हम वहाँ से एक हमारा मॉनिटरिंग सेल बना हुआ है विद इन डिपार्टमेंट जो कि सारे अखबार। सॉरी यूसुफ साहब, आपने फरमाया कि 6-7 ऑफिसर पे ये मुश्तमिल है, तो क्या आपने 1.25 साल में महकमे ने कोई समरी CM साहबा को भेजी कि इसको ज़िले की सतह तक कम करें? क्योंकि ये एक ह्यूमन राइट का मामला, यहाँ सिर्फ मिनोरिटी नहीं, इसमें तो तमाम इंसान, तमाम लोग शामिल हैं। तो आप देखें ना, किसी को कोई क्या प्रॉब्लम हो जाए तो वो लाहौर आएगा, ये महकमा हमने लाहौर तक महदूद कर छोड़ा है। उनको तो हर ज़िले लेवल पे होना चाहिए ताकि उधर आपका कोई फोकल पर्सन हो, आपका कोई ऑफिसर हो, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हो, ताकि हम इस तरह का काम करें कि जिस काम को लोग देख के सराहें। ये जस्ट एक मीटिंग है, इसमें हम आप हमें बता जाएं, हम आपसे पूछ जाएं, तो आपने इस पे कुछ समरी भेजी है CM ऑफिस को कि हमें ये? बिल्कुल समरी गई हुई है कि डिवीजनल डायरेक्टोरेट होने चाहिए, उसके लिए समरी मूव हुई है, तो जैसे ही वो अप्रूवल उसकी हो जाती है तो फिर दिखा दें। मेरे ख्याल में इन्होंने कॉपी रखी हुई है जो डिवीजनल डायरेक्टोरेट का। नेक्स्ट स्लाइड दिखाना जरा, पीछे कर। हाँ ये आउटरीच ये वाला, ये ज़रा उमर साहब ये ज़रा इसका वो बता दें किस तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज जो इन्होंने चेयरमैन साहब ने बात की ना, एग्जैक्टली बात ठीक है कि जब तक कि डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन लेवल पे प्रेजेंस नहीं होगी तो काम नहीं सर चल ह्यूमन सकता। राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ पे डिपार्टमेंट साहब चूँकि अभी सेक्रेटेरिएट ही सर मौजूद था इसका, तो अभी सर फर्स्ट फेज़ के अंदर हम 10 डिवीजन के अंदर सर डिवीजनल डायरेक्टरेट बनाने जा रहे हैं सर, तो उसकी सर समरी अभी लाइनअप सर की हुई है सर। जैसी उसकी अप्रूवल होती है सर नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा जनाब उसके ऊपर जी, रिक्रूटमेंट्स का जो है। जी रज़ी खान साहब, एक तो बिलाल साहब आपसे गिला है कि एक मीटिंग में आपने मुझे बुलाया, वो बाद में वो अपना पोस्टपोन्ड हो गई, लेकिन मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया। मैं लोधरा से इधर आया हूँ। फिर ये वाली मीटिंग है, दूसरी मीटिंग ही है। इस मीटिंग में मुझे आपने बुलाया, 11 बजे का मुझे टाइम दिया गया, मैं 10:30 बजे इधर आ गया। फिर सबको उनके घरों पे जनाब ये गया है, इतला गई है। चलें आपने घर पे तो नहीं भेजा, फ़ोन पे कम से कम टाइम तो आप ठीक बता दें। मुझे इतना दूर से आना पड़ता है लोधरा से, तो मैं इधर ये ना उठाता अगर ये दूसरी मर्तबा ना होता। एक तो ये बात। दूसरा ये कि मैंने 1 साल पहले असम्बली में मेरा ताल्लुक़ लोधरा से है, वहाँ पे हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है। उनको जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो कब्रिस्तान का है। अभी हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे थे, उधर तो चलें बहुत आगे तो बाद में जाएंगे, पहले जो हमारे आइन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं जी वो तो पहले दे लें उनको। हमने तो अभी तक उनको वो भी नहीं दिए। हमारे फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है, हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है कि हर शहरी को बाइज़्ज़त ज़िंदगी उसका हक है। यहाँ पर आप ज़िंदगी तो उनको बाइज़्ज़त पता नहीं दे रहे हैं या नहीं दे रहे, कम से कम ज़िंदगी का इख्तिताम तो बाइज़्ज़त दे दें। उनके पास कब्रिस्तान की जगह नहीं है, दूर रफ्ता इलाकों में जाकर दूसरे शहरों में जाकर उनको दफनाना पड़ता है। तो साल पहले मैंने ये इशू रेज़ किया था और स्पीकर साहब ने कहा था कि हम इसको पूरे पंजाब में इंशाल्लाह उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन टाइम बड़ा गुजरता जा रहा है और उनकी मुश्किलात बहुत बढ़ती जा रही हैं जी। और दूसरी बात ये कि मज़हबी आज़ादी तो वैसे ही सबको है, तो जब उनको प्रैक्टिस करने का हर शहरी को हक है, तो ये भी उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है कि उनको बरियल तो कम से कम एक ऑनरेबल मिलना चाहिए। तो उनको जो ज़मीनें हर तकरीबन तहसील में, ज़िले में उनको अलॉट की जानी चाहिए। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा जो बड़ी बड़ी हाउसिंग कॉलोनीज़ बन रही हैं, तो वहाँ पर जब बरियल के लिए मुसलमानों के लिए वो जगह एक मुख्तस है, तो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के लिए भी होनी चाहिए जी जी, ताकि उनको कहीं दूर रफ्ता इलाकों में जाना ना पड़े। जी जी।
एक तो ये, दूसरी बात ये कि जैसे भाई ने इशू उठाया कि पुलिस में जो अबडक्शन वगैरह हो रही हैं, कितने कानून बन गए हैं, इसका मतलब ये कि या तो इन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा या उसमें लकुनाज इतने हैं कि आज भी जिसको मर्जी पुलिस उठा ले, उनको सेफ हाउसेस में रखे। मेरे सामने अभी 2-3 महीने पहले का केस है कि उनको 26 दिन उस शख्स को जनाब हवालात में रखा है, हवालात से हट के रखा है, मारा है, कोई FIR नहीं, कुछ भी नहीं, सोर्स रिपोर्ट। तो जब तक हम ऐसे कवानीन नहीं बनाएंगे जिसमें उनको सख्त से सख्त सज़ाएं दी जाएं, उस वक्त तक कोई डिग्निफाइड लाइफ नहीं है, किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं है, जिसको मर्जी पुलिस उठा ले, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस पर क्या काम हुआ है, अगर जो हुआ है काम अगर वो नहीं है इस काबिल के इसको कंट्रोल किया जा सके, तो हम एज अ मेंबर प्रपोज करेंगे कि उनको लागू किया जाए ताकि लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी आ सके। जी रजील्ला खान साहब, इस पे मैं बात कुछ करना चाहता हूँ। मैंने जी ये, क्योंकि मैं ग्रास रोड से आया हूँ, मुझे बड़ा पता है बेशुमार जगह पे ये मसला है। और जब एक गरीब आदमी है, उसका कोई जीत चला जाता है, तो जब उसे ये फ़िक्र होती है ना कि अब मेरे पास दफनाने के लिए जगह नहीं है, और जो वैसे भी इज्तमाही कब्रस्तान होते हैं वहाँ भी लोग दफन नहीं करने देते। तो मैंने CM साहबा को दरख्वास्त की, उन्होंने बड़ी शफकत की। एक दफ़ा तो उस मामले को इतने वो तेज़ पहिए लगे, सेक्रेटरी साहब भी उसमें शामिल थे, मिनिस्टर साहब, हम सभी MP जी उस पर मिनट्स ऑफ मीटिंग भी जारी हो गए, और मेंबर कानूनी की तरफ से आल डिप्टी कमिश्नर को एक नोटिफिकेशन भी जारी हो गया कि आप यूनियन काउंसिल लेवल तक चेक करें, और जहां सरकारी लैंड अवेलेबल है वो मिनॉरिटी को जो है वो अलाट की जाए। लेकिन वो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि वो इतना बड़ा मसला था, इतना अहम मामला था, उसके बाद पता नहीं वो क्यों सर्द खाने में चला गया है। लेकिन अब हम इस पे ये क्यों आगाज़ हो चुका है, यहाँ स्टाफ की कमी थी, दफ्तर की कमी थी, तो इसको हम इस मिनट्स ऑफ मीटिंग में भी शामिल करें, क्योंकि उस पर अमल को यकीनी बनाएं। उसको हम यहाँ अपने झंडे भी लेके आएंगे, क्योंकि इस वक्त तो ज़मीनें मौजूद हैं, मेंबर कानूनी ही मालिक होता है, उनकी तरफ से आर्डर भी मौजूद है। उसके बाद सैकड़ों एप्लीकेशन भी जो हैं वो तमाम ज़िले के डिप्टी कमिश्नर ADCR साहबान के साथ लोगों ने जाके वसूल करा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी 1 साल गुजरने को है, साल से ज़्यादा हो गया होगा। सेक्रेटरी साहब, एक भी जो ज़मीन का टुकड़ा है कहीं वो अलाट नहीं हुआ। अहम इशू है, आपने रेज किया था CM साहबा के आगे भी, और उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इंस्ट्रक्शंस भी दी। अच्छा, उसके बाद अब ये हुआ है कि उन्होंने ज़ाहिर लेटर लिखा, अब मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से ना आने लग गए हैं। जैसे 2 इन्होंने लाहौर वालों ने 2 कब्रिस्तान प्रपोज करके दे दिए माइनॉरिटीज़ के लिए, और वो दोनों अब जो है DS वो कॉलोनीज़ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चला गया है, तो वो हम परसू करेंगे, कम से कम वो फ़ौरन अभी नोटिफाई कर दें। तो अब डिस्ट्रिक्ट से आना शुरू हो गए हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ना प्रपोजल्स। तो स्पेशली लाहौर में एक वो DG वो शहर खामोशा ने एक कब्रिस्तान प्रपोज किया माइनॉरिटीज़ के लिए, और एक जो दूसरा राइवेंट साइड के ऊपर जो है DC लाहौर ने वो फॉरवर्ड कर दिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। तो वो हमने जब पता किया तो वो कहते हैं हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं, तो SMBR ने फाइनल अप्रूवल देनी है, तो हम आपसे भी शेयर कर लेंगे वो, कम से कम वो तो उसकी तो अप्रूवल SMBR से, और DS कॉलोनीज उसको भी डील कर रहा था, तो वो उसको एक दफ़ा वो हो जाए तो ये काम आगे चलता जाए। अहम इशू है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी इस तरह से जगह उनका लेटर भी गया हुआ है आइडेंटिफाई करने का, तो वो कर रहे हैं। थोड़ा सा एक दफ़ा उसको ज़रा पुश मिल जाए, और मज़ीद इसके ऊपर हम मिनिस्टर साहब भी उस दिन कह रहे थे एक मीटिंग प्लान कर रहे हैं, दोबारा इंशाल्लाह इसको जी सेक्रेटरी साहब, सॉरी मैं आपकी बात रोक रहा हूँ। ऐसे तो ये निज़ाम नहीं चलेगा। पूरे लाहौर में कुछ 100 से ज़्यादा जगह हैं जहाँ पे ज़रूरत है, आप हमें हुक्म करें, हम सब अवामी लोग हैं, हम आपको निशानदेही करके लिस्टें दे देते हैं यहाँ मौजूद है, ताकि वो जल्दी हो सके। अगर रेवन्यू में बन जाता है तो कोई गरीब आदमी 15-20 किलोमीटर दूर अपनी मैयत कैसे लेके जाएगा, उसको ट्रांसपोर्ट कौन देगा? वो तो नहीं, ये तो अवेलेबल है अभी देहातों में ज़मीनें, आम लैंड जो गवर्नमेंट की है वो अवेलेबल है, इसकी निशानदेही हम आपको कर देते हैं। लेकिन ये बड़ा जरूरी काम है, नस्लों लोग हमें दुआएं देंगी, हमारे लिए ये कार्य स्वाब काम है, नेकी का काम है। चेयरमैन साहब, ये हर जगह प्रॉब्लम है और इसको ना बड़ा सीरियसली परसू करना पड़ेगा। मैं सर बात करना चाहता हूँ। जी इसमाइल साहब, गुजारिश है कि जी आपने बहुत अच्छे स्टेप लिए हैं। मैं इस बात पे फ़ख्र करूँगा कि लाहौर के बाद फैसलाबाद का नंबर है जी कि हम दूसरे नंबर पे हैं मिनॉरिटी में जी, और ये हमारे क्रिश्चियन फैमिली बहुत ज़्यादा, बल्कि मेरे हल्के में बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन फैमिली है।
जी। उनके लिए जितने ये प्रॉब्लम पेश किए गए उनमें एक भी सहूलत मैसर नहीं है। ख़ासकर ये जो है ना मैयत दफनाने वाली बात, उन लोगों ने मुझसे कई दफ़ा रब्ता किया। मैंने तो ये रिक्वेस्ट की, सर हम हैं अपोजिशन में, अगर हमारी मीटिंग हुई तो मैं आपका ये पॉइंट ज़रूर उठाऊँगा। बात यह है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि आपकी हदायत के मुताबिक अगली दफ़ा सेक्रेटरी साहब ये तमाम रिपोर्ट से लेके आएँ, हमें पता चले कि इन्होंने क्या कारकर्दगी की है। फैसलाबाद सर इस बात से बिल्कुल महरूम है। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस पर ज़रूर तवज्जो दें और अल्लाह के फजल से मुझे उम्मीद है कि आप इसको हमारी दूसरे बात को सेक्रेटरी साहब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो शहर खमोशा की बात है, क्योंकि आपको पता है मेरी डीजी शहर खमोशा से बड़ी इस पे डिटेल कई मीटिंगें हुई और उसके बाद सीईओ के साथ मैंने सारे वो कब्रिस्तान विजिट भी किए। वो तो माइनॉरिटी के लोगों को सूट नहीं करता, इसलिए नहीं करता, एक तो वो दूर दूर है, दूसरा उसके काफ़ी ज़्यादा चार्जेस हैं कि वो आपने पहले पे करने हैं, ऑनलाइन करें, जैसे भी करें गवर्नमेंट को देंगे, फिर आपको उसकी इजाज़त मिलेगी। तो हमें उनसे बाहर निकलना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान बनने से पहले के हमारे कब्रिस्तान हैं, आज तक उनकी चारदीवारी नहीं हुई, तो हमें मॉडल कब्रिस्तान नहीं चाहिए। मैंने ये डीसी लाहौर को और एडीसीआर लाहौर को भी कहा था कि आप ये मेहरबानी ना करें, हमें मॉडल कब्रिस्तान ना दें, आप हमें लोकल सिर्फ जहां हमारे लोग मौजूद हैं वहां हमें लैंड प्रोवाइड कर दें। यही आपका बहुत बड़ा काम होगा और हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा काम होगा। ये चार द्वार, ये बाकी डेवलपमेंट ये होती रहेगी, ये चलता रहेगा। ठीक है जी एजाज साहब आप। अच्छा चलें, कब्रिस्तान की तो बड़ी डिटेल चेयरमैन साहब ने बात की है। अच्छा, एक बात को ना एलेबरेट नहीं कर सके सेक्रेटरी साहब और यूसुफ साहब भी। असल में हमारे फाजल मेम्बरान साहब ने ये बात की है कि आप जिस तरह पुलिस में वायलेशन होती है तो पुलिस स्टेशन नहीं जाते। चूँकि हम सारे लेजिस्लेटर बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो असल इस डिपार्टमेंट की सबसे जो बड़ी खामी है ये डायरेक्टरेट है ये, इसका एक्ट ही नहीं है। और जब तक हम ब्रिटिश की तर्ज का एक्ट नहीं बनाएंगे और फूड अथॉरिटी की तरह इनको FIR कराने का या छापा मारने का अख्तियार नहीं होगा, उस वक्त तक ये बिल्कुल अख्तियार महकमा है। क्योंकि ये सिर्फ लेटर लिखता है जहाँ पे वायलेशन होती है, उस लेटर पे कोई अमल करे ना करे। तो हमें सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में स्टैंडिंग कमेटी में ये बात करने की ज़रूरत है कि हमें ह्यूमन राइट्स एक्ट बनाने की ज़रूरत है, जिसके बाद इनके पास अख्तियारात आएंगे। ये सर बड़ी अहम बात की है। और इसमें यही है एग्जैक्टली कि एक तो थोड़ा टीथ होना चाहिए और सेकेंडली ये है कि कोई पीछे एक्ट की पावर हो जिसके तहत कोई एक्शन लिया जा सके। और सेकेंडली ये कि साथ ही साथ ये फील्ड फॉर्मेशन जो है इसकी भी अप्रूवल हो जाए। ये प्लान हमारा तैयार है कि हर डिवीज़न एग्जैक्टली वो असिस्ट करेगा। उस वक्त तक जो काम नहीं करेगी जब तक काम एक्ट नहीं ना हो। करेगी, सही बात जब तक पीछे एक्ट नहीं होगा। मैंने चेयरमैन साहब मैंने इसीलिए पूछा था कि वो क्या पॉलिसी है ताकि हम देख सकते हैं कि उसके ऊपर क्या लेजिस्लेशन हो। ये मिसाल तौर अभी इन्होंने दिखाई थी, स्लाइड दिखाई थी जिसमें माइनॉरिटीज़ के नेशनल हॉलीडेज़ का जिक्र किया गया था। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये नेशनल हॉलीडेज़ जो हैं ये गजेटेड हैं फॉर माइनॉरिटीज़? हाँ जी, ये गजेटेड है सर। यानी कि अगर आप माइनॉरिटी मेंबर हैं तो आपको वो छुट्टी मिलेगी, छुट्टी मिलेगी। ये SNGAD हर साल ना इसको नोटिफाई करता है, हमसे भी इनपुट ले लेता है पहले कि कौन कौन से इवेंट्स आ रहे हैं इनके मेन ना, तो उसको फिर जो गजेटेड हॉलीडेज़ का साल के शुरू में छपता है ना कैलेंडर, उसमें उनके लिए ऑप्शनल है। उनके जो हॉलीडेज़ हैं वो कोई नए तो नहीं आने होते ना, ईस्टर होगा या हाँ वो भी थोड़ा सा मेरा ईस्टर की डेट भी इनकी जो है वो थोड़ी बहुत आगे पीछे ज़रा जाती है। लेकिन सर ये बड़ा ना कंफ्यूजन सा खेल है, क्योंकि इसमें साफ़ सुथरा पंजाब के तहत सारे प्राइवेट कर दिए गए, उसमें जो प्राइवेट ठेकेदार हैं वो उनको छुट्टी नहीं देते। मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि जो पॉलिसी है क्या ब्लैक एंड वाइट में हमारे पास क्या है, वो मैं इंटरेस्टेड था देखने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं या इस वक्त क्या है। बाकी तो फिर आप जितने मर्जी कार्ड शार्ट बनाते रहे। वो भी आपको देखना जी, मैं सेक्रेटरी साहब, चेयरमैन साहब जो परमिशन देखे ना, माइनॉरिटीज़ के जो माइनॉरिटीज़ को देखे ना, ये खुददार लोग हैं, ठीक है। मैंने नहीं कोई ऐसी माइनॉरिटी देखी कि जो बैठे हुए चैरिटी लेने के लिए हमारी। उनको जो हम दे सकते हैं वो ये कि हम उनको इक्वल राइट्स दें, उन्हें अपने बराबर लेके आए। देखें, दे आर नॉट सिटिंग देयर फॉर हैंड आउट्स, दे वांट टू बी इक्वल्स। और हमारा काम है कि जहाँ पे जिस तरह अब आपने देखें मिसाल तौर अगर आप गवर्नमेंट हेल्प करती है, आपके पास ज़कात का डिपार्टमेंट है, उशर का डिपार्टमेंट है, वैसे भी आप करते हैं, तो अगर उसके इक्वलेंट प्रोग्राम्स के साथ जिस तरह आप कर रहे हैं, दैट इज़
एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कि आप उनको बराबर करके दे रहे हैं कि उनको भी जो गरीब गुरबा है उनको आप एड्रेस करें जिनको आप ज़कात के साथ एड्रेस नहीं कर सकते, दैट इज़ फाइन। लेकिन बात वही है कि आपने उनको दूसरों के साथ बराबर लेके आना है, कानून के तहत भी और सोशली भी। ये सबसे बड़ी जो है मेहरबानी आपने माइनॉरिटी के साथ करनी होती है। उनको हैंड आउट्स देने से मसला हल नहीं होता, उन्हें ऊपर लेके आना है कि वो मेरे साथ बैठ सकते। एग्जैक्टली, मैं ज़रा इसको बड़ी ये भी अहम बात है सर, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब तक आप खाली वो बांटने से तो नहीं चलेगा। इसमें से कैपेसिटी बिल्डिंग का इनका एक जो है स्पेशली ना उस सिलसिले में, अब जैसे ये एक तो स्कॉलरशिप्स वगैरह के थ्रू इनको थोड़ा कोशिश की जा रही है कि ये एजुकेशनल लेवल और उनका स्टैंडर्ड को नीचे रखा गया है कि अगर दूसरा बच्चा 60% पे मिलता है स्कॉलरशिप तो उनको 40% पे देने का मतलब ये भी अब आप हैंड आउट दे रहे हैं। उन्होंने आपको कहा है कि हमारे बच्चे जो हैं वो नहीं कम्पीट आपके साथ कर सकते। नहीं सर, ऐसे हो रहा है ना। आपने देखा ना जो काम सेक्रेटरी साहब करने वाला वो ये कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो इस बात पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि आपका रिलीजन क्या है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप उनके लिए कोटास बना दें, ये कर दें, ये तो उनको आप और आइसोलेट कर दें। अगर आप उनको बराबरी पे लेके तो सर 5% इनका आपने है, सिर्फ इंश्योर करना है कि दे आर ट्रीटेड एट द इक्वल। अच्छा, लेकिन सर कोटा तो खत्म नहीं हो सकता। मैं कोटे की तो फेवर में सारी हैं कि 5% वो तो रिटेन करें। कह दिया ना कि उनको 40% में जो है वो उसका तो सर यही तो कोटा ही बन गया ना। हाँ, उसका उनको अब सीएसएस में सर स्पेशली अब सीएसएस में उनको अपने बराबर समझे एंड लेट देम कम्पीट विद इक्वल लेवल। दैट्स व्हाट आई वांट। ये ना एक बड़ी लंबी बहस है। इसमें देखिए, अगर हमारा कोटा भी ना हो तो हमारे बच्चे तो इंडक्ट ही नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात है कि इस तरह नहीं होना चाहिए सर, नहीं होना चाहिए, ये बात की बात ये है। बात है। अभी मैं अच्छा मैं आपको बताता हूँ, जहाँ तक डिस्क्रिमिनेशन की बात है तो वो हर सतह पे होती है। आप मुझे बताएं कि पंजाब असम्बली में ये एडिशनल सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, किसी रूल में लिखा है कि मिनॉरिटी के नाम सबसे एंड में आने हैं, ख़वातीन से भी नीचे, तो क्यों आते हैं? ये माइंड सेट है। तो माइंड सेट तो पहले बदलें। आप कोटा भी बदल गया तो दैट्स अ गुड क्वेश्चन। बताएं जी। वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। आप हमें यहाँ पे बताएं कि ये आप क्या ख़वातीन एक तबके से तल्लुक़ रखते हैं, हम एक रिलीजन से तल्लुक़ रखती हैं। ख़वातीन ऊपर है, हम नीचे हैं। उसमें कोई ऐसी वो रीज़न नहीं है। तो फिर क्या है? जनरल सीट्स खत्म हुई हैं तो उसके बाद सर दुनिया भर के लेजिस्लेटिव हाउसेज में इसी तरह जहाँ जहाँ रिजर्व सीट्स हैं उनको कैटेगराइज किया हुआ है बस सर। दुनिया की वो मुझे असम्बली बता दें जी जिसमें मिनॉरिटी के लोगों का सबसे यहाँ अल्फ़ाबेटिकली होता है, ऐसे नहीं होता। जो असम्बली में आ जाता है ना, चाहे वो रिजर्व सीट पे है, वो मेंबर है, उसका स्टेटस आप नहीं चेंज कर सकते। जी इजाज़त है भाई जी। जी 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 शकीला साहब जी 7 जैसे आपका हल्का पंजाब वो जब जनरल सीट्स खत्म हो गई तो उसके बाद जो रिजर्व सीट्स हैं ख़वातीन की वो उसमें शामिल हैं। अब उसके बाद फिर जो 8 सीटें हैं हमारी कोटा की, जो मिनॉरिटीज़ की सीटें हैं, उनका नंबर है। उसको कोई ये नहीं है कि कोई किसी से कम है या ज़्यादा है, सबको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड मतलब बैक हासिल है और सब उसमें हैं। अब थोड़ा सा उसका कतई ये मतलब नहीं कि आप अगर जब आपकी बायोग्राफी जब आपकी बायोग्राफी की बुक छपेगी उसमें आपका नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी हम सबसे ऊपर लिखे हुआ होगा। चलिए इसकी बात तो समझ आती है। आपके पास पिछले टेन्योर की भी हुई होगी। जी शकीला साहब जी इजाज़त है मेरे भाई। जी 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 असल में ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है तो मैं ये बात पूछना चाहूँगी कि ह्यूमन राइट्स ऑफिस में एमपीए की क्या राइट्स हैं जो कि हमें आज तक पता नहीं चला। और 1.5 साल में ना कभी कोई मीटिंग, ना क्रिसमस पे, ना कोई ईस्टर पे कोई मीटिंग, ना कोई डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ना उताब पूछा जाता है। तो ऐसे आप देखिए सोशल मीडिया में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा टॉप पे बात आ रही है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को शिद्दत के साथ इग्नोर किया जा रहा है। और मैं ये इसलिए कहना ज़रूरी समझूंगी कि अगर हमने आके अपनी कौम की बात भी नहीं करनी और बैठ के चाय पी के चले जाना है तो फिर हमें नहीं आना चाहिए। खुदावंद की शुक्रगुजारी कमाई के लिए तो हो सकता है ये जो इसका मिला है इसे आज अपने होम ग्राउंड पर काम करें तो इससे ज़्यादा हम कमा लेंगे। लेकिन लोग हमें थू थू कर रहे हैं कि आप कहीं भी नज़र नहीं आते। क्रिसमस पे हम नहीं केक काटते क्रिश्चियन कम्युनिटी, ईस्टर पे हम नहीं काटते, कोई किस तरह ग्रांट दी जाती है कोई किसी मेंबर्स को नहीं पूछा जाता, ना मीटिंग की जाती है। और जब बात करें तो नीचे एक बंदे को ड्यूटी दी जाती है कि वो हैंडल करें।
तो यहाँ तक कि अभी लोग शदीद गुस्से में भी हैं, जिसमें हमारे मुल्क के भी ऊपर उंगलियाँ उठ रही हैं और कि बाय प्लान इनको दबाया जा रहा है। छोटी सी बात है, हम लोगों ने जाना था पोप साहब के जब फ्यूनरल पे जाना था, तो क्या था कि यहाँ पर मैनेज नहीं हो सका जाना, लेकिन जब वो ओथ पे गए हैं तो लोग कह रहे हैं कि क्या क्रिश्चियन कम्युनिटी में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो ओथ पे जाता, क्योंकि हमारे हिंदू भाई गए हैं, हमारे मुस्लिम भाई गए हैं, हमारे सिख भी हैं, यहाँ तक कि ऑफिस में वो भी गए हैं, जो एडमिन लेवल पे बंदे हैं वो भी गए हैं। तो क्या रमेश भाई या कोई इस तरह से क्रिश्चियन कम्युनिटी का प्रोग्राम हो और एक भी बंदा क्रिश्चियन कम्युनिटी का ना जाए? लोग ये बाहर ये बातें कर रहे हैं कि क्या क्रिश्चियन कम्युनिटी को वहाँ पर कोई नहीं पूछता? हम मेंबर्स हैं, हमें भी नहीं इत्मीनान में लिया गया कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। और आज इसका कौन जवाब देगा कि क्या ऑफिस के लोग जा सकते हैं तो क्या मेंबर्स नहीं जा सकते थे? तो इसलिए किसी ने पूछा भी नहीं है और इस पर कोई बात भी नहीं करेगा। पता नहीं क्या डील हुई होती है, सारे चुप करके बैठ जाते हैं कि आप ये करें। आप ये देखिए एडमिन लेवल के बंदे जा रहे हैं और यही बात है कि अगर फ़र्ज़ किया कि हमने अपने ही फंक्शनों पे नहीं नज़र आना तो कहाँ नज़र आना है? आप क्रिसमस के फुटेज इन्हें के दिखाए, उसमें कोई मिनॉरिटी का मेंबर नज़र आएगा कोई? और जो हमें लेटर मिला था उसमें 3 बजे का लेटर था कि 3 बजे पहुँचे, और जब हम वहाँ पहुँचे 2:45 बजे तो आखिरी स्पीच हो रही थी। ये ह्यूमन राइट्स की बात तो छोड़ दिया, मेंबर्स के राइट्स की तुम हमें बताएं कि मेंबर्स के राइट क्या है? कोई प्रोविंशियल असेंबली में से गया है? उधर से भी गया है, नीचे सूबे में से गए हैं, सूबे में से कौन गया? रमेश भाई गए, रमेश भाई के साथ नीचे 2 बंदे गए हैं, ऊपर से हमारे वो जो मिनिस्टर हैं हमारे कोस्तानी भाई गए हैं। लेकिन ये वही बात है कि अगर फर्ज मुस्लिम कम्युनिटी से गए हैं जी, और वो साडा से तो गए तुझे वो तो यही बात है। बात कंप्लीट भाई जी, बात कंप्लीट करने दी। ये तो वही बात है कि बाप किसी का फोत हो जाए और मातम के लिए किसी को भेज दे। अच्छा, और जब भाई जी बात मेरी बात सुने, बात शुरू कर लेने देना, फिर आप कर लीजिएगा प्लीज। तो बात यही होती है कि शादी हो तो बाप की बजाय मोहल्ले वाले की आप मिलनी करवा दे। तो ये चीज़ें नहीं है कि ह्यूमन राइट्स की बात करनी है तो फिर जेन्युइन बात करें। अगर वही पुरानी बातें हमें सुनानी है तो वो तो हमने पढ़ लेंगे, वो तो उस पर ये सारी जगह पे मौजूद है। बात तो नहीं है पहले ह्यूमन राइट्स में, तो हमें जो मेंबर्स हैं इसके राइट्स बता दें कि हमारे क्या राइट्स हैं। जेलों में बात जाए पहले दफ्तर के राइट्स तो हमें बता दें कि इसके क्या राइट्स हैं, तो इस पे कोई ब्रीफिंग दें प्लीज। इसका सर ऐसा था कि ये तो पीएम ऑफिस ने सारे नाम फाइनल करके वहीं से ऊपर से ही उन्होंने सबको भिजा के और सारा उनके वीज़े वगैरह लगवा के, ये तो यहाँ से तो किसी से मशवरा नहीं किया गया। तो बाद में ऊपर से प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद जो नाम फाइनल किए थे वो बाद में सूबे को उन्होंने बता दिया ये लोग जा रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं था। हाँ जी, नहीं नीचे ना ये जो देखिए बताएंगे जी कि वो जाके प्रेजेंट किए पाकिस्तान को, तो ये पीएम लेवल पे और मेरे ख्याल सीएम के साथ उनकी डिस्कशन हुई होनी उससे पहले। लेकिन वैसे ये बात है कि इस पे हमें भी था कि कम से कम एक क्रिश्चियन मेंबर जरूर ऐड होना चाहिए। नहीं, और ये पता क्या है मेरी बात, आपको एक नेगेटिव तासर जो जा रहा है, सेक्रेटरी साहब माजरत के साथ एक मुझे सोनिया एक सेकंड, अगर ये चीज़ें जो इस वक्त नेगेटिव तासर जा रहा है, आप सोशल मीडिया पे देखें, मोबाइल देखें, लोग हमें कह रहे हैं कि आप लोग अपने राइट्स के नहीं बोलते, आप लोगों ने भी मसीहत छोड़ दी है, तो आपने भी कुछ और मज़हब में चले गए हैं। तो ये चीज़ें अगर हम जिम्मेदारी के साथ नहीं आगे लेके जाएंगे, और दूसरी बात ये कि क्या हमारे मिनिस्टर हमें इत्मीनान में नहीं ले सकते, किसी तरह से मीटिंग भी नहीं करते। तो बात ये होती है कि आज ये बात जो नीचे तक नाम आए हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी भी गए हैं और दूसरे भी गए हैं, तो क्या क्रिश्चियन तो ये चीज़ें जो है ना, ये प्लीज़ ये इसको ये लेके आए। और हमारे लिए जो पढ़े लोग हमें क्या कह रहे हैं, थू थू कर रहे हैं कि आप अपने लिए नहीं बोल सकते, तो आपने क्या बोलना है? जो ऊपर टॉप पे बाहर मुल्कों में क्या हमारा तासर गया होगा कि भाई इनके पास कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी नहीं है जो आके करे। तो ये चीज़ें करने वाली हैं, बी प्रैक्टिकल। तो अच्छी चाय है, सैंडविच भी अच्छा है, लेकिन बी प्रैक्टिकल प्लीज़। माजरत के साथ सेक्रेटरी साहब, चेयरमैन साहब की इजाज़त के साथ, आपने कहा कि कोई एक पर्सन जा सकता था। 8 से 10 लोगों की स्पेस जो होती है ना, वो इसमें होती है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। मैं एज अ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, मुझे आप नेक्स्ट टू मिनिस्टर कह सकते हैं और हूँ भी,
मैं भी नहीं अगर जा सकी तो दूसरे क्यों इग्नोर हुए? इस बात के लिए मैं एक मसीही होते हुए, हमारे जो है वो पोप साहब हैं, और मसीही होते हुए मैं अगर इस बात पर आवाज़ नहीं उठाऊंगी तो शायद मैं मसीहत का इनकार भी इसमें करती हूँ। तो ये इंतहाई ज़्यादती है कि हमें इस बात में इग्नोर किया गया है। क्यों किया गया है, क्या वजह से किया गया है? कोई एक मेंबर, आपकी टीम जो भी आपके साथ जा रही थी वो ठीक है, वो आपको लगा कि इन मेंबर्स को जाना चाहिए, इन लोगों को जाना चाहिए, लेकिन हम क्यों नहीं गए, ये इस बात का जवाब चाहिए। हाँ जी, इसका यही है कि ये देखिए, हमसे तो किसी ने पूछा नहीं, ऊपर से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने, पीएम ऑफिस का डायरेक्टिव आया कि ये लोग जाएंगे, उसमें तो ना सूबे से किसी ने पूछा। वो नाम हमसे शेयर कर सकते हैं? ठीक है, वो मिनॉरिटीज के मिनिस्टर हैं, ये उमर साहब बैठे हैं, ये भाई हैं, बिल्कुल सच्चे भाई। मैं इनके खिलाफ नहीं, मैं ये सिस्टम के खिलाफ बात कर रहा हूँ। ये इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनका नाम डाला। हाँ, बताएं मुझे। मैं मुनासिब नहीं है कि वो जो बंदा गया उससे जवाब लिया जाए, क्योंकि थोड़ा सा मुझे टेक्निकली, अगर आप अलाउ फौरन मुझे अलाउ कर। उमर आप क्लियर कर दो अपनी पोजीशन जो है ना, कैसे मिनिस्टर साहब आपको लेके गए थे, कैसे लेके गए? सर इसमें सबमिशन सर ये है कि जो नॉमिनेशन हुई थी पीएम साहब की तरफ से, वो नॉमिनेशन हुई थी सर 2 लोगों की, एक फेडरल मिनिस्टर थे और एक मिनिस्टर साहब थे। ठीक है, 2 लोगों का ही सर अलाउ था वहाँ पे वेटिकन सिटी में उस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना सर। ठीक हो गया। बाकी सर जो लोग हमें साथ लेके गए थे, ये एक सिख कम्युनिटी के वहाँ पे 2-3 इवेंट थे, और हम ये किसी गवर्नमेंट के एक्सपेंस पे सर नहीं गए, वहाँ पे अपने पर्सनल एक्सपेंस पे गए हैं, और हमें अलाउ भी नहीं था वेटिकन सिटी में एंटर होना वहाँ पे, सिक्योरिटी रीजन की वजह से। हर मुल्क से सिर्फ 2 लोग अलाउ थे। इसमें सर चूँकि यूसुफ अगलानी साहब भी थे, उनको एक पर्सनल कैपेसिटी में बुलाया गया था, और जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव थे 2 लोग जो थे, उनसे 2 ही लोग सर अलाउ थे, बाकी कोई बंदा अलाउ नहीं था वहाँ पे। और हम भी सर इस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया हमने, और पर्सनल कैपेसिटी में सर हो गए हैं वहाँ पे हम, और अपने एक्सपेंस पे हो गए हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंस पे हम नहीं गए वहाँ पे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप अपने अखराजात पे गए। अच्छा, ठीक हो। अच्छा नहीं इब्राहिम साहब, इसमें हमें भी बता देते हैं, हम भी अपने चले जाते, हम भी अपने खर्चे पे चले जाते, सारे चले जाते, हम रेडी। चले जी, दूसरी बातों पे आए, ये तो थोड़ी क्लियर हो सकता है। कह रहे हैं वो तो हो गया ना, जो इनविटेशन 2 लोगों की थी, तो फिर वो एक रिस्ट्रिक्टेड है जी। अच्छा ब्रज जी, चेयरमैन साहब जा रहे, सेक्रेटरी साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। सीएम साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मिनॉरिटीज़ के लिए, जो वो दर्द रखती हैं, बहुत प्यार करती हैं हमें। लेकिन ये जो सब अच्छा है, ठीक है, ये मैं समझता हूँ मोहतरमा मरीम नवाज साहब के विजन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, सब अच्छे वाली ना जी बात। ये सबसे बड़ी बात ये जो आप कह रहे हैं, ये बाबा जी ने भी आवाज़ उठाई है वो अपने कब्रिस्तानों के लिए, तो अभी तक वो बिल्कुल जैसे बाबा जी ने बताया कि वो अभी तक वो ना बिल्कुल वहीं का वही मसला है। इस पर आप सीरियस एक्शन लेंगे कि ज़्यादा बातें करने के लिए, ज़्यादा इश्यूज डिस्कस करने के बजाय हमें सिर्फ ये इसको पहले जरा फाइनल करना चाहिए, इस पर अगली मीटिंग में सारा कुछ काम का होना चाहिए। एक ये, और ये जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं हमारी, ये लोगों को इसमें फ़ायदा, लोगों के चर्चेज़ बन रहे हैं, गलियाँ बन रही हैं, जो तो हमारे तो लोग आपको पता है गरीब लोग हैं, उनके सारा सिस्टम नहीं है, ऐसी डेवलपमेंट उनके पास नहीं है। ये भी जितनी सुस्त रफ्तारी से ये काम हुआ है आपके सामने है सारा। ये एमपीएस जो हैं मिनॉरिटीज़ के एमपीएस की टीम पूरे पंजाब में कहीं भी दे सकते हैं। का बना हुआ है। मेरी बात बताएं, आप डिपार्टमेंट वाले हैं, आप इंचार्ज हैं डिपार्टमेंट के, अभी तक हमारी एडमिन अप्रूवल, जो मिनिस्टर साहब की एडमिन अप्रूवल्स नहीं अभी आई, तो ये साल हो गया, साल पहले का ये अनाउंस हुआ है, फंड मिले, अभी तक एडमिन अप्रूवल नहीं है, तो ये क्या डिपार्टमेंट कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। अरे ये तो एडमिट 109 में से 98 की आ गई हुई हैं, और जो 2-3 अगर रह गई है तो वो भी आ जाएंगी। ये ऑनगोइंग कर रहे हैं पीएनडी वाले, ये चलती रहेंगी अगले साल भी। अगर किसी के एडमिन अप्रूवल लेट भी है तो वो एक्सेप्ट करेंगे अगले महीने भी, तो ये इस पे काम हो जाएगा। नहीं, ये तो हो जाएगा, हुआ क्यों नहीं ये पूछ रहे हैं ना, हो जाएगा तो ठीक है। वो तो एमपी साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि इस बार तो जो होना था वो हो गया, कि फंड खत्म होने वाला है, तो अभी हम इसी प्रोसेस में हैं। आने वाले साल में आप इसमें क्या कुछ बेहतरी ला रहे हैं, या क्या आपका प्लान है, क्या प्रिंसिपल एग्री हो गया कि ये होना है। मेरा ये सवाल, मेरी बात सुनिए। 4 महीने। जी जी
ये मैं आंदा वाले नहीं पूछ रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्यों डिले हुआ, क्यों सुस्त कैली हुई है? सर वो समरी 4 महीने तो सीएम ऑफिस ने उसके डिसीजन नहीं लिया बाद ना। अभी तक अप्रूवल ही सिर्फ असेंबली तो उसके बाद आगे थी। कौन सा वाला है? कोई ऐसा है तो बता दे, हम भी उनसे बात करके करा लेते हैं। वरना तो देखे ना आप सियालकोट में उमर साहब बैठे हैं, उमर साहब को पता है सियालकोट में है, सियालकोट का वो कह रहे देखे 95% स्कीमें तो अप्रूव्ड हैं, आगे काम चल रहा है। अगर कोई 2-3 रह कोई गई नहीं काम हमारा तो शुरू भी नहीं हुआ। सर वो अप्रूव ठीक है, देखिए, लेकिन बात यह है कि जब तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, आप देखें दिन कितने रह गए हैं। इसमें मुझे पता है कि 30% स्कीमें ड्रॉप हो जाएंगी। नहीं सर, क्योंकि मेरी बात सुनिए, क्योंकि ongoing आ गया। हाँ जी, उसकी वजह है कि अभी तक जो ऑनलाइन प्रोसेस का नहीं है पता, और एजी जो अथॉरिटी निकलनी है अभी तक वो ही नहीं निकल रही। नहीं वो निकाल देंगे, उनसे फाइका से वो बात भी निकाल हुई है, देंगे तो- वो छुट्टी पे थी, ट्रेनिंग पे थी, वो आज आ गई है, वो आज निकाल देगी। जी जी ठीक है। नहीं लैब्स नहीं होंगे, ये ऑनगोइंग स्कीम उन्होंने कर दी है पीएनडी ने, ये जो नहीं है पिछले साल वाली, ये ऑनगोइंग होगी। ये सारी स्कीमें अब चलती जाएंगी आगे, इसमें फंड्स जो हैं ऑनगोइंग के ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन ये आइंदा के लिए इसको पॉसिबल बनाएंगे, ठीक ये है, 3-4 ये जून से पहले 4-5 महीने पहले ये तो हाँ, नहीं, खत्म होनी चाहिए ये स्कीमें इसको सारी। जल्दी इसके ऊपर डिसीजन इस दफा उनसे कहें जल्दी करके। हम दूसरे काम बड़े शौक से करते हैं, जो काम नहीं, करने वाला वो नहीं नहीं, करते। लेकिन क्योंकि शेयर अब डिफाइंड है आप लोगों का, उस पर टाइम नहीं लग रहा, इस दफा शेयर के ऊपर टाइम लग गया। एक प्लीज़, मैंने कहा कि इसके कोई रूल्स बनाएं। मिनॉरिटीज़ के ऑफिस में, जो हमारे ऑफिस है, इसमें जब कोई काम होता है तो मीटिंग पहले ज़रूरी है, जो इन रिटर्न आए। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी फंड है ये कम से कम प्रैक्टिकल कोई मीटिंग्स तो हो ना, कोई भी काम करने से पहले कभी भी नहीं हुई, अभी तक तो कोई नहीं हुई। एक हुई थी, उस पर बिल्कुल कोई अमल नहीं किया गया था। तो कोई अगर कानून बनाना है, कोई लेजिस्लेशन करनी है तो कर दें, तो ज़बानी कलामी करनी है तो फिर उसका यही हाल होगा। और रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा भी आपसे कहती भी रही, ऑफ द रिकॉर्ड भी आपसे कहा, लेकिन बिल्कुल इस पर कोई अमल नहीं हुआ। तो कि अगर ये है तो वहाँ कुछ सवाल जमा करवाना है, असेंबली में करवाना है, वहाँ करवा देते हैं। पहली है, अब आगे आगे सारी चीज़ों को इसको फिर आज करें कि जब भी कोई मिनॉरिटी का होता है कम से कम हमें इत्मीनान में लिया जाए, और मीटिंग बहुत ज़रूरी है, और इन रिटर्न मीटिंग की जाए प्लीज़। ये आज इसको आप मिनट्स में करें, ऐड करें। नहीं होनी चाहिए वो, थोड़ा सा ये कि मिनिस्टर साहब के साथ भी टेकअप करते हैं कि वो मीटिंग कर लिया करें हमारे लेवल पे, या साढ़े लेवल पे इजाजत देते नसी कर लिया करें, मसला कोई नहीं। बस सर जो लेवल हमारा है उस लेवल पे करवाएंगे, हमारे लेवल पे तो नहीं, जो लेवल है उस लेवल पे करवाएं। कि जैसे ग्रेवयार्ड की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा पंजाब में ये जिक्र कर रहे हैं, और जैसे ह्यूमन राइट्स कि हम लोगों ने बात की है, एजाज साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से कहा, तो क्या हम इस पे कोई एक्ट नहीं ला सकते पार्लियामेंट के अंदर, कोई बिल या आ सकता है? बिल्कुल सर, ग्रेवयार्ड्स पे तो आ सकता है कि मिनॉरिटीज़ के लिए वो जो है या तो ज़मीनें मुख्तस की जाएँ, या किस तरह से एग्जिस्टिंग में, जैसे ये बता रहे हैं कि शहरी खामोश मॉडल इतना नहीं चाहिए, तो कोई ना कोई ज़मीनें हो, मतलब कोई हर तहसील में कम से कम एक तो मुख्तस कर दी जाए ना, कोई एक ऐसा रूल आ जाए तो सर आपकी डीसीज के लिए भी आसानी हो जाएगी। आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई प्रपोज लेजिस्लेशन ठीक है? है, वो हम बना लेते हैं सर। नहीं कोई है वैसे अभी तक आपने पहले कोई लेजिस्लेशन प्रपोज की हो? मेन तो ये मैरिज एक्ट्स वगैरह ही थे, ये जो अप्रूव हुए हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, सिख वाला, और एक क्रिश्चियंस का रूल्स जो हैं, ये सारे ये उधर से लेजिस्लेशन से हुई हैं अप्रूव। तो सर इस पे कोई आप कमेटी को कोई प्रपोजल लेके आए ग्रेवयार्ड बिल पे या एक्ट पे, और ह्यूमन राइट्स एक्ट हमारे होने चाहिए, क्योंकि ह्यूमन राइट की तो हमारी जो स्टेट अपनी मशीनरी है वो बड़ी धज्जियां उड़ाती रहती है। जी बाबा जी ने चेयरमैन साहब ने कहा है कि जो मॉडल ना बनाए तो सादा जैसे है वो ही हमारे बनाते हैं। सही है, सही ठीक है, मॉडल बनाएंगे ना जी, हाँ नहीं वो खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, उधर भी नहीं दफनाने वो उधर भी अपने दफनाएंगे। सही बात है, सही है। लेकिन सर ये जो लोकल गवर्नमेंट लेजिस्लेशन सर हो जाए ना, जैसे आप कह रहे हैं जी कि जी हर तहसील में कम से कम एक कब्रिस्तान या हर यूनियन काउंसिल में मुख्तस पे काम करना चाहिए चेयरमैन। ठीक है, ये कोई मुश्किल काम नहीं, सब कुछ हुआ हुआ है, बस इन्होंने करना है। नहीं ये तो कह रहे हैं आप इधर से बिल पास क्यों नहीं करवाते? जी सेक्रेटरी साहब, जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है आपका जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, उसमें तो ये है कि हर सिटीजन को जो म्यूनसिपैलिटी सर्विसेज दी जाती हैं उसमें तो उनके लिए बरियल की जो जगह है वो भी मुख्तस की जाती है। तो क्या उसमें माइनॉरिटी शामिल नहीं है उस लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर?
सर वो होनी तो चाहिए, लेकिन क्लियर कट उन्होंने लिखा नहीं हुआ कि जी मिनॉरिटी, अच्छा वो ये इस वजह चीज़ से एक नहीं दफ़ा लिखा clear- हुआ कि हाँ। सिटीजन तो सब बराबर हैं सर वो एग्जैक्टली, अब मसला ये ना वो डीसीज वगैरह क्या करते हैं, वो फिर इसको अहमियत नहीं देते, वो जो ग्रेवयार्ड करना है तो वो मुसलमानों के लिए ही वो कर देते हैं। अब लेकिन ये जैसे इन्होंने बड़ा अच्छी बात की, अगर कोई एक्ट आ जाए, कोई रूल्स ऐसे बन जाए कि जी हर तहसील में कम से कम एक देना है, वो फिर डीसीज को भी आसानी होती है, वो रूल देखते हैं, अच्छा यार तहसील में बना यार बना दो, ऐसे बना दो। सॉरी सेक्रेटरी साहब, किसी रूल की जरूरत नहीं, रेवेन्यू लॉ के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर होता है ना, ADCR, उसके पास अख्तियार है जितनी सूबाई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसको किसी भी गवर्नमेंट के लोगों की, पब्लिक की फलाह के लिए वो उसको डिस्पोज कर सकता है। ये तो थोड़ी सी आपकी शफकत चाहिए। मेंबर सीनियर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और मेंबर कानूनी की तरफ से ऑर्डर जारी हुआ पूरे पंजाब में, बस आप अगर थोड़ा सा उस पर काम करें, क्या डिस्ट्रिक्ट से हमें पता चल जाए एप्लीकेशन कितनी, अभी आपने क्या किया है, जहां प्रोवाइड है वो तो देना, जहां नहीं उसका कोई और हल हम देख लेंगे। ठीक है। तो ये मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं कि MDF की बात कर रहे थे सभी दोस्त, ये जो MDF में आपने रखा है कि हम चर्च को रेनोवेशन कर सकते हैं, नया नहीं बना सकते, उसके बाद हम स्ट्रीट लाइट लगा सकते हैं, हम गलियां बना सकते हैं, तो चंद दिन पहले मेरे पास 2-3 मामले ऐसे आए कि चर्च के कुछ पास्टर साहबान मेरे पास तशरीफ लाए मेरे डेरे पे, तो उन्होंने हमें बताया कि आप हमारा और कुछ ना करें, आप हमें ना चर्च के ऊपर सोलर सिस्टम लगवा दें इस फंड से। तो मैंने कहा ये बात तो आपकी ठीक है, ये कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे लोगों की पोजीशन उतनी होती है, तो जो इतनी महंगी बिजली होगी है, वो जो हदिया है या चंदा है, उससे तो हम वो नहीं अदा कर सकते। तो मैंने डिपार्टमेंट से पता किया तो मुझे ये पता चला कि आप सोलर सिस्टम नहीं दे सकते चर्च को। अभी नहीं लगा सकते। ये जो पिछला फार्मूला है ये किसने पॉलिसी बनाई और अब इसको जो चेंज करना है वो किसने करना है, तो उसमें आप ये जो है ना सोलर सिस्टम चर्च के लिए इसको शामिल करें। गाइडलाइन चेंज होने वाली ने, गाइडलाइन ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਗਾਈਡਲਾइन ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੋਲਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੋਲਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾਓ ਇਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ MDF ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ वो अपनी वो सी वो PND तो अप्रूवल करा लेंगे, उसमें आप ये चर्चेस का जो है ना सोलर सिस्टम सोलर ऐड हो गया, इसको शामिल करें। और दूसरा एक मैं यहाँ और बात करना चाहता हूँ कि इंटरफेथ हार्मनी की बात हुई, ये बड़ी खुशी की बात है। तमाम जो NGOs हैं वो आपके साथ राब्ते में हैं, आपके दफ्तर में उनकी अच्छी रसाई है, खुशी की बात है। तो जो भी देखे जाते हैं प्रोग्राम NGO के अवेयरनेस के, वो बड़े बड़े होटलों में ही होते हैं। अवेयरनेस तो जो है वो नीचे जो लोग हैं मोहल्लों में, ये जो शहर में लोग हैं हमारे मुसलमान भाई पढ़े लिखे हैं, बड़े खूबसूरत हैं, कोई प्रॉब्लम मसला तो पैदा ही नहीं होता। जब भी कोई मसला पैदा होता है वो देहात में फंसे हुए लोगों में वहाँ जाके होता है। तो अवेयरनेस करना या ये इंटरफेथ हार्मनी के प्रोग्राम, ये तो गांव में जाके मोहल्लों में जाके वहाँ के इमाम मस्जिद साहब को और चर्च के पादरी साहबान को सबको इकट्ठा बिठाया जाए, उसके ऊपर जाके काम करना चाहिए। तो ये आप मेहरबानी करके जो NGO आप हैं इस पे काम कर रही हैं, ह्यूमन राइट पे कर रही हैं, इंटरफेथ हार्मनी पे कर रही हैं, ये मिनॉरिटी पे कर रहे हैं, उनको आप मेहरबानी करके ज़रा ये पाबंद करें कि जो अवेयरनेस है वो तो निचली सतह से शुरू होनी चाहिए। ऊपर तो तकरीबन शहरों में जिन होटलों में वो बुला लेते हैं, हमें भी बुला लेते हैं, तो हम सभी तो इन चीज़ों को वैसे ही बखूबी जानते हैं और बड़ा अच्छा जो हमारा वो सबका निज़ाम मामला चल रहा है। जहाँ प्रॉब्लम शुरू होती है वहाँ में उस पर जो है अवेयरनेस लोगों में देनी चाहिए, वहाँ जाके उस मोहब्बत के बीज को, वो मोहब्बत के पौधे को लगाना चाहिए, ताकि हमारे मुल्क का जो है दुनिया में एक खूबसूरत चेहरा जो है वो जाए। मैं हर जगह पे ये बात बरमला कहता हूँ, जो अपनी अपनी हर बंदे की राय है। हमारा मुल्क ये खुदा ने हमें दिया है, हमारे लिए बरकत है, खुदा की मर्जी थी तो हम यहाँ पैदा हुए हैं। हमारे मुसलमान बहन भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़ा प्यार करने वाले हैं। दुनिया के तमाम फ़ायदे, तमाम लेन देन, तमाम काम काज हम इनके साथ ही कर रहे हैं। लेकिन चंद लोग हैं बिल्कुल ना होने के बराबर, जब वो एक्ट करते हैं तो फिर वो सभी को वो उस लपेट में ले लेते हैं।
तो हमें उन लोगों पे काम करना चाहिए। और वो जो लोग हैं वो देहातों में बैठे हुए हैं, वो निचली सतह पे हैं, तो इसको मेहरबानी करके आप जो है ना वो यकीनी बनाएं। और एक आपको मैंने और अर्ज की थी आपके ऑफिस में भी, तो आप कमेटी में भी कह रहा हूँ कि देखें, सिख मैरिज एक्ट बना और सिख मैरिज एक्ट का जो रजिस्टर है वो आपके दफ्तर में है। हिंदू मैरिज एक्ट बना, हिंदू मैरिज एक्ट का जो रजिस्टर है वो आपके दफ्तर में है। और हम जो तादाद में सबसे ज़्यादा हैं, हमारे लिए भी हमारे मजहबी रहनुमा, हमारे बिशप साहबान, पादरी साहबान बड़े काबिल एहतराम हैं। और आपने हमें फरीदकोट में छोड़ा हुआ, फरीदकोट हाउस में, यहाँ तो आप सभी को उधर भेज दें। तो यहाँ जो हमारे जो लाइसेंस हैं, सर्टिफिकेट आप जारी करते हैं, लाइसेंस में जाके फरीदकोट हाउस से लेना पड़ता है। तो मेहरबानी करके इसको भी आप यहाँ अपने ऑफिस में लाएं, और यहाँ ये जो दूसरे हैं दोनों, इनको भी वहाँ एक जगह पे सबके साथ जो है ना वो इक्वल करें, इस तरह ना करें। सही है सर। अच्छा जी, चेयरमैन साहब, मैं थोड़ी सी तवज्जो आपकी भी और सेक्रेटरी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वक्त जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है ना वो कमेटी के पास है, तो अगर उसके अंदर कोई प्रोविजंस क्रिएट की जा सकती हैं, तो जो माइनॉरिटी मेंबर उस कमेटी में है या हम लोगों में से जो कोई वहाँ पे बैठे हैं, अगर कोई आपकी तरफ से प्रपोजल हो तो वहाँ पे भी हम कोशिश कर सकते हैं। जिस तरह भी ये ग्रेव यार्ड्स का मसला है, तो वो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के अंदर भी जो है ना हम कोई चीज़ उसमें सर ये हो जाए तो बहुत अच्छा है। अगर एक कोई लाइन अंदर डाल देना कि मिनॉरिटीज़ के लिए, उसके लिए आपको ये रिक्वेस्ट अभी वो करूँगा जनरल सा है जैसे बात कर रहे हैं ना, उसमें तो मिनॉरिटीज़ का लफ्ज़ लिखा ही नहीं कहीं। सर मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप जो इस वक्त प्रपोज्ड ऑर्डिनेंस है, अगर उसको थोड़ी सी उसको देख लें और अगर उसमें कोई किसी जगह पे कुछ शामिल हो तो आप हमें थोड़ा बता दें ताकि जो हेल्प हम कर सकते हैं हम कर लें। राइट, थैंक यू वेरी मच सर। चेयरमैन साहब, आज चूँकि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की है, तो इसमें मेरी गुजारिश है कि गवर्नमेंट नया जो है वो ला रही है लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, तो उसमें जबकि हमारी सारी जो कम्युनिटी है उसकी डिमांड है कि हमें सेपरेट इलेक्शन दिया जाए। हालांकि मैं उस कमेटी में था, वहाँ रिकमेंडेशन भी ये गई थी कि इलेक्शन सेपरेट होना चाहिए, लेकिन जब बिल आया तो फिर उसमें तो मेरे ख्याल में आज एक रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए कि हमें सेपरेट इलेक्शन दिया जाए। ये नहीं है कि 9 मेंबर बन के तो वो हमारा एक बंदा जनाब सेलेक्ट कर ले, वो पता नहीं कहाँ से हो। सर आप मेरी सजेशन ये है कि जो माइनॉरिटी आपके मेंबर्स हैं उनमें से कुछ जो हैं वो उस कमेटी में शामिल हो। नहीं, हम शामिल हैं उसमें, लोकल जी हम गवर्नमेंट उसमें सभी शामिल हो चुके हैं। तो ये बात मैंने उसमें भी की थी, और उसके बाद हम तमाम अकलियती MPA ने मिलके तमाम मेंबरान से भी ये बात की थी कि देखें जो नुमाइंदे हों हमारे, वो तो हमें खुद ही चुनने का होना चाहिए। चाहे पार्टियां टिकट दें, चाहे वो गैर जमाती हो, उसमें ये होता ये है कि जो लोग चौधरी के या नाज़म के या चेयरमैन के चेते होते हैं, जिनके अंदर कोई कौम का किसी किस्म का कोई दर्द नहीं होता, वो उन्हीं को ही बना देते हैं, वही रिपीट हो जाते हैं। तो हमने कहा था हम रिटर्न भी उसमें भी इस बात को लाएंगे, यकीनी बनाएंगे कि हम सभी यहाँ इस वक्त हम 5 MP हैं जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, मिनॉरिटी की सबसे बड़ी जो तादाद, तो बाकी दोस्तों से भी दरख्वास्त करेंगे कि हमें ये सिलेक्शन से हमारी जान जो है वो छुड़ाई जाए, हमें इलेक्शन दिया जाए, इलेक्शन के ज़रिए हमारे नुमाइंदे आएँ। क्योंकि यहाँ तो बस काम ही ख़त्म हो जाता ना कि नाज़म साहब ने इस बंदे को कर दिया, वो बंदा बन गया। चेयरमैन साहब थोड़ी इजाज़त ना थोड़ी सी गल अगे बता दी सर, इसमें जो हमारे पढ़े लिखे बंदे हैं ना, बहुत जो हमारी कौम को लीड करने वाले बंदे हैं, उनको इस सिस्टम में बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। ये सिलेक्शन में उन बंदों को लाते हैं जिसके पास चौधरी से साहब के पास जो उनके डेरे पर वो उनका घास चारा लेके आते हैं, जो उनके गनमैन हैं, जो जिनके पास परमिट है उनको लेके आते हैं, शराब का परमिट है जिनके पास उनको ये तरजीह देते हैं, उनको ये सीट्स पर लाया जाता है। इसलिए हमारी हम्बली सबमिशन है सारे सब की तमाम मिनॉरिटीज़ मेंबर की कि ये जो सिलेक्शन सिस्टम इसको ख़त्म किया जाए और जो सेपरेट इलेक्शन है, जो हमारे लोग जो हैं वो अपने नुमाइंदों को खुद चुनें, ताकि जो पढ़े लिखे हों, जो पढ़ी लिखी की आदत है वो सामने आए।
इस तरह जो पढ़ी लिखी की क़यादत जो है वो जो इग्नोर होती है। दूसरा उसमें हमारी कौम को इज्जत मिलेगी ना, हमारे लिए तो मुश्किल पैदा होंगी। जो बंदा इलेक्शन लड़ेगा, जरी बात है कि मुफ्त में आ जाए एक इलेक्शन लड़के आए, हमारे लिए कैंडिडेट के लिए तो मुश्किल होगी, लेकिन कौम की इज्जत बढ़ेगी। लोगों को जवाब दे होंगे। कल को दूसरी दफ़ा अगर वोट लेने जाना है तो फिर उसको पता होगा मैंने लोगों के साथ राब्ते में रहना है, मैंने लोगों की आवाज़ बननी है, मैंने लोगों के काम करने हैं। तो उसको पता होगा कि मैंने दूसरी दफ़ा अगर जाना है तो फिर मैंने अपनी कारगुजारी पे जाना है। सर तो उसके लिए आप बैठे ना जाके, जो कमेटी है उसके अंदर जहाँ पे है जी, ना, हम उसमें शामिल हैं। जाके आप नहीं भी शामिल तो आप आ सकते हैं, उसमें कोई जी रुकावट नहीं है। तो चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में ये लेवल पर होना चाहिए। जी जी हाँ जी, हम सिलेक्शन पर आए लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा भी जी 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 पहले यही होता था। इस बात को मैं और भी थोड़ा ऐसा जी बड़ा करूं, तमाम सियासी जमातों ने मुशर्रफ साहब की हर बात की ऐसी की तैसी चंद सालों में फेर दी। जो कुछ भी उन्होंने बनाया, तमाम बार बार फलां तरमीम आ रही है, 18वीं तरमीम आ गई, 19वीं, जितने भी करके वो सारी चीज़ें कहें। ये मुशर्रफ साहब का हमें नाम दिया हुआ है सिलेक्शन, और इसको किसी ने भी ख़त्म नहीं किया, जबकि ये भी उसकी बाकियात है। जहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया है तो उसके इस मामले को भी जो है वो ख़त्म होना चाहिए। हम ये लोकल सतह पे सिर्फ नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली पे, जैसे कि हमारे MP MNA की हद होती है कितने लाख वोट पे ये हल्का बनेगा, हमारी भी आप तादाद चेक करें, उस तादाद पे हल्के बनाए जाएं और हल्के बन के पार्टी हमारे लोगों को टिकट दें, वो लोगों से वोट लें और जो जीते वो आके यहाँ अपनी कौम की बात करे, अपनी नुमाइंदगी करे। उसके लिए आप प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो मूव करें जाके। तो वो तो बात हुई जा सब की, इसलिए उसको लंबा हो गया। हाँ ये खत्म करो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसमें हम यहाँ बिल नहीं मूव कर सकते। कमीशन ये जब तक जैसे 26 तरमीम पास हुई है वो एक मौका था, लेकिन वो चूँकि हम स्टेक होल्डर नहीं है, हमें उन्होंने किसी ने टच ही नहीं किया। तो आप यहाँ से रेजोल्यूशन बना के जो है नेशनल असेंबली को भेज सकते हैं। अच्छा सेक्रेटरी साहब, आखिरी बात मैं आपके गोशगुजार करना चाहूँगा कि ये अदारा मिनॉरिटी की फलाह बहबूद के लिए है, बड़ा अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन 24 मई को लाहौर, ज़िला लाहौर में अरफान मसीह नामी एक बंदा है, तो जब वो आंधियाँ चली, तूफ़ान चला, तो वो गरीब आदमी है और उसके घर की जो छत है वो गिर गई। एक उसकी जो बेटी है उसकी डेथ हो गई, दूसरा उसकी जो बीवी है वो शदीद ज़ख्मी है, अभी भी वो बहुत मुश्किल में है। तो वो इसी अपनी मजबूरी और भाग दौड़ में था, और इसी दौरान जो आफतज़दा लोगों का लाहौर में जो सर्वे किया गया वो 17 लोगों की लिस्ट बनी और उसमें उसको शामिल ही नहीं किया गया। ये बाबू मैर टाउन है, लाहौर का इलाका है, बाबू मैर टाउन। तो अरफान मसीह उस बंदे का नाम है, तो मेहरबानी करके आप इसको उस लिस्ट में शामिल कराएं। डीसी से बात कर लेते हैं, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से दूसरे लोगों के साथ अगर कोई सलूक किया जाए तो वो भी गरीब आदमी है, मिनॉरिटी से है, उसका भी वो उतना ही हक बनता है। तो इसको भी आप ना जरा करा के तो फिर आप हमें बताएं। और एक बात मैंने आपके साथ जो करनी थी, इस तरह बाबा जी, एक फैसलाबाद में भी इंसिडेंट हुआ है, वो छत गिरने से एक हामला खतून थी, उसकी भी डेथ हो गई है। तो उनके लिए भी जो है उनकी माली मदद जरूर करी जाए, उनके खानदान के लिए जो ठीक है सर जख्मी हुए हैं उनका भी प्रायोरिटी पे करना चाहिए, फैसलाबाद वाली जो फैसलाबाद। ठीक है। तो दूसरा ये था कि मेरी स्पीकर साहब से मीटिंग हुई थी, मैंने उनको दरख्वास्त की थी, हमारा एक बहुत बड़ा इशू है, बड़ी हमारे मजहबी रहनुमाओं को उसके लिए ना प्रॉब्लम्स होती है। कोई भी हमने दुआ करनी हो अपनी, तो उसके लिए पता नहीं कहाँ से ये NOC, कोई कानून में ये मौजूद नहीं, ये NOC वाला मामला आ जाता है। उसके अलावा जहाँ हमारे ये बड़े बड़े क्रूसेट भी होते हैं उसके लिए भी NOC का मामला है, जबकि आईने पाकिस्तान हमें मुकम्मल आज़ादी देता है अपने मजहबी तमाम रसूमात करने की, अपनी इबादत गाँव में जाने की, अपनी इबादत करने की। तो हमारे जो कलीजतों के जितने भी ख़ासकर मसीहों के ज़्यादा होते हैं जो प्रोग्राम, उनमें आईने पाकिस्तान के बुनियादी इस मसावी हकूक़ के बरक्स ये कमेटी महकमे के हिदायत करती है कि महकमा दाखिला पंजाब में इस मामले पर तफसीली गुफ्तगू करे कि इस कमेटी को 3 हफ्ते के अंदर
रिपोर्ट करे। कमेटी अरकान का इस पर बामी इतफाक़ है कि अबादात मजहबी इज्तिमात के इनकाद के लिए पेशगी इतला ज़रूर हम करना चाहते हैं। हम अपने इदारों को, पुलिस को, ज़िला इंतज़ामियों को इतला करना चाहते हैं, हम इसके पाबंद हैं। लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ा करप्शन का जो बाज़ार है वो सरगर्म है। 2-2, 3-3 हफ्ते हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं, पास्टर साहबान हैं, बिशप साहबान हैं, वो दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, DC ऑफिस, DPO ऑफिस, और जब प्रोग्राम बिल्कुल उनका होने के करीब आ जाता है, एक दिन पहले या प्रोग्राम वाले दिन वो प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं, जी यहाँ आप प्रोग्राम नहीं कर सकते। और उसके बाद वहाँ एक कोई स्पेशल ब्रांच का रुकन आ जाता है, यहाँ कोई एक सब इंस्पेक्टर ASI आ जाता है, वो उन्हें कहता है ठीक है जी आप प्रोग्राम करें, आप हमारे साथ बात कर लें। तो इस पे आप हमें प्रॉपर इस पे 3 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट कमेटी को दें कि ये जो NOC है ना, इन NOC से बरी जुमा करार दिया जाए हमें। इसमें मेरी इस्तदा है कि ये सारा इख्तियार जो है मिनॉरिटी की जो मिनिस्ट्री है, जो सेक्रेटरी साहब, इसके पास होना चाहिए ना जी। हाँ, ये होम ने अभी वो दे रहा है। चलिए ये होम से हम टेकअप कर लेते हैं यार, ये जिसको होम का लिख लें। हाँ, ये बता दें। लेकिन वो ये NOC सर सिक्योरिटी रीजन की वजह से देखिए उसमें जो है तमाम जो MPs उनकी कमेटी होनी चाहिए, उनको क्योंकि पता है कहाँ ये प्रोग्राम है, कितने ये लोग हैं, कौन आ रहे हैं, उनको ज़्यादा पता है। नहीं देखिए हमें ऑलरेडी उमर भाई ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो उन्होंने सबमिट करवाई हुई है चीज़ें, इस पे काम हो रहा है कि NOC जो है या इजाज़त जो है वो ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटी अफेयर के दफ्तर से जाए कहीं और। नहीं कैसे दे सकता है? नहीं ये बताएं कि ये ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट कैसे दे सकता है? ये तो मेरी बात सुने। मैं सर इस पे अर्ज करता हूं, मेरी एक बात सुने। देखिए ये जो इजाज़त होती है ना NOC, ये DIC की मीटिंग होती है जिसमें MI का बंदा, ISI का बंदा, सारी हाँ जी। तो आपके पास तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, आप कैसे देंगे इजाज़त? नहीं, हम नहीं देंगे सर, ना हम देना चाहते हैं ना देंगे। ये सिक्योरिटी रीजन के लिए होता है, जो मजहबी इज्तिमात के लिए उसकी इजाज़त मुतल्लिका DC देता है और होम डिपार्टमेंट का ये इख्तियार है। ये मेरे पास पूरी कापी मौजूद है। आप कहीं भी ये नहीं बता सकते कि मिनॉरिटी के लिए कहीं भी कानून में ऐसी कोई कदगन है कि उसके लिए हमें NOC चाहिए होगा। सर ये NOC हमारा तो देखे ना किसी फेथ के साथ, बाकी आपने हमें ना वो जो सुन्नी और शिया का मामला है दूसरा, आप हमें उस चक्कर में ये ज़िला इंतज़ामिया ने डाल दिया है, जबकि हमारा तो ऐसा कहीं होता ही नहीं है। सर NOC का तल्लक मिनॉरिटी या मेजॉरिटी से नहीं है, ये सिक्योरिटी रीजन के लिए, ये सब के लिए। कोई भी मजहबी इज्तिमा होगा मुतल्लिका DC को आपने बताना होगा उस जिसने इज्तिमा कराना है, ताकि उसकी सिक्योरिटी इंश्योर करे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव और वो थ्रू DIC बताने का डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी के थ्रू उसमें सारी एजेंसीज के लोग होते हैं, वो इंश्योर करते हैं ताकि जो राइट टू लाइफ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके तनाजर में है कॉन्स्टिट्यूशनल के अंडर चीज़ें आती हैं, उसके तहत वो DC को इख्तियार दिया हुआ है, वो PPC CRPC उसके तहत वो करते हैं। अदरवाइज इस डिपार्टमेंट का उसमें रोल नहीं है। हाँ, अगर फोरम या आपका कोई रिकमेंडेशन है वो हम ज़रूर मिनिस्टर साहब के थ्रू उसको कन्वे कर देते हैं होम डिपार्टमेंट। जी मैं आपको यूसुफ साहब बताता हूँ, एक चर्च है, ऑलरेडी चर्च है, ठीक है, आपको पता है मैंने इस पे भी आवाज़ उठाई थी चर्च सिक्योरिटी पे। अब उसको भी हम यहाँ कमेटी के एजेंडे में लेके आएंगे, वो भी सर्द खाने में हमारी बात चलेगी। एक चर्च मौजूद है, चर्च के अंदर इबादत हो रही है, वही चर्च अगर अपनी इबादत वहाँ अपने कंपाउंड में या बाहर करना चाहता है तो उसको कहते हैं जी आप NOC ले आए। जब वो जाके अपने मुकामी पुलिस स्टेशन को देता है एप्लीकेशन कि इस दिन हमारी इबादत है, ये हमारा प्रोग्राम है, तो वहाँ तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा 1 या 2 वो पुलिस मुलाजम हमारे पास भेजते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे किसी प्रोग्राम पे कोई वहाँ से लाहौर से या लैंड से रिजर्वे लगाई गई हों कि बहुत बड़ा ख़तरा है, कुछ भी नहीं होता। 1-2 मुलाजम भेजते हैं और 1-2 मुलाजम भेजने के लिए उसको इतना ज़्यादा वो मुश्किल कर दिया गया हुआ है कि बस पता नहीं कितने हफ्ते लग जाते हैं। इसको टेकअप कर लेते हैं। मिनिस्टर साहब आपको 3-4 महीने बाद ना होम डिपार्टमेंट में एक बड़ी मीटिंग उन्होंने शुरू कर दी है, जिसमें पिछली मीटिंग में काफ़ी लोग आए हुए थे, उसमें इसको टेकअप करते हैं। तो उसमें सेक्रेटरी होम भी होता है, उससे कहते हैं NOC का ख़त्म करके सिर्फ इजाज़तनामे का कर दें, बात खत्म होता है। सर इसमें एक लाइन में अर्ज कर दूं, ये जो सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क डिसीजन है जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, उसके तहत ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के तहत सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान बना हुआ है, जिसके तहत सारे भाई आप ठीक बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं सिक्योरिटी देना, और ये नहीं कि 3 हफ्ते पहले आपको एप्लीकेशन दी जाए और प्रोग्राम होना है सुबह
तो महकमे सारे आ जाएं कि आपको हमने इजाजत नहीं दी, आप उसे 2 हफ्ते पहले कह दें कि यहाँ सिक्योरिटी मामला है, अभी हम आपको नहीं दे सकते। उसका कोई पूछने वाला नहीं, उन्होंने अपनी जारादारी बनाई हुई है, वहाँ पे लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ पैसे लिए जाते और एनओसी दिए जाते हैं, और कोई वहाँ काम नहीं, कोई सिक्योरिटी इशू नहीं, कोई मसला नहीं। जहाँ पैसे दे दिए जाते हैं फिर इजाजतनामे की भी जरूरत नहीं होती, फिर बड़े बड़े क्रूसेट भी हो जाते हैं। ठीक है, इसको टेकअप कर लेते हैं। अच्छा, ये सेक्रेटरी साहब अगेन रिक्वेस्ट के वो जो पॉलिसी है ह्यूमन राइट्स अभी शेयर कर लेते हैं ऑनलाइन, अभी आपसे गोविंद आजा ही तो मतलब ले आते हैं, कॉपी पड़ी है, अगर कोई लिंक है या वो उसकी आपको हार्ड कॉपी भेज देते हैं। एक्शन प्लान भी है, कोई अगर आपका एड्रेस उनका ले लेना यार, आप कुछ अपना फ़ोन नंबर तो दे दें, आपको पहुंचा देते हैं दफ्तर में आपके, वो हमारे हार्ड कॉपी में भी है, कोई मसला नहीं है। लो जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम मुअज़्ज़ज़ रुकन। चलें सर, आप सबका भी बड़ा शुक्रिया, और ये हमने चीज़ें नोट कर ली हैं, आपकी रहनुमाई का शुक्रिया, और आपने बड़ी डिटेल से हमारी बातें भी सुनी, तो इंशाल्लाह चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे मिलजुल के इसी तरह से, इंशाल्लाह सर। शुक्रिया, शुक्रिया। हाँ, नहीं इंशाल्लाह सर, मेहरबानी, शुक्रिया, शुक्रिया।